सुपर मास्टर के ख्यालात से पता चला उसे जोजो के अगवा होने का इल्म नहीं है। मैंने मास्क मैन से राब्ता कायम किया। बराह रास्त मास्क मैन से अब राब्ता कायम नहीं होता था। उन्होंने एक जूनियर मास्क मैन का ओहदा कायम किया था। मैंने उसी जूनियर से राब्ता कायम किया। उसने पूछा, फरमाइए फराद साहब, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? आपने कैसे याद फरमाया? मैं पूछने आया हूँ जोजो कहाँ है। आप हमसे पूछ रहे हैं? क्या जोजो आपके पास नहीं है? अगर होती तो ना पूछता। आप यकीन करें, हमें इस सिलसिले में कोई बात मालूम नहीं है। तुम जूनियर हो, तुम्हें हर बात का इल्म नहीं हो सकता, और यह तो बहुत ही अहम बात है। हो सकता है तुमसे ये राज छुपाया गया हो, लिहाजा अपने मास्क मैन से कह देना। अगर उन्हें जोजो को अगवा किया है तो बहुत बड़ी गलती की है। पहली बार उन्होंने आर्मर को अगवा किया था, मैंने सिर्फ धमकियां देकर मुआफ कर दिया। इस बार धमकियां नहीं दूंगा, फौरन इंतकामी कार्रवाई करूंगा। आप नाहक नाराज हो रहे हैं। हम कभी मिस जोजो को अगवा करने की हमाकत नहीं करेंगे। मैं 15 मिनट बाद तुम्हारे पास आऊंगा, तुम मास्क मैन से मालूम करो। इसके बाद नताइज के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मैं वहां से चला आया। सलारा उनकी कैद में थी। वो ट्रांसफॉर्मर मशीन हासिल करने के लिए जब उसे कैदी बना सकते थे तो जोजो को भी अपने पास लाकर रख सकते थे। इस तरह उनका पलड़ा भारी हो जाता और जॉर्ज फ्रीमैन उनकी तरफ झुकता। फिर ट्रांसफॉर्मर मशीन के सिलसिले में उनसे समझौता कर लेता। इसके बाद मशीन तक पहुंचना मास्क मैन के लिए कोई बड़ी बात ना होती। मैंने सलारा के दिमाग पर दस्तक दी। उसने पूछा, कौन? मैं फरहाद अली तैमूर हूं। वो मुस्कुराकर बोली, मैं पारस से मोहब्बत करती हूँ। क्या मोहब्बत के इस रिश्ते से तुम्हें पापा कह सकती हूँ? तुम जो चाहो कह सकती हो, लेकिन मोहब्बत निभाना बहुत मुश्किल होता है। मुझे आजमा कर देखो। मुझे बताओ कि ट्रांसफॉर्मर मशीन के सिलसिले में क्या हो रहा है। उन्होंने तुम्हें कैद करके एक अहम पॉइंट हासिल कर लिया है। अब शायद जोजो को भी अगवा किया है। इस तरह वो तुम्हारे भाई को ट्रांसफॉर्मर मशीन वहां पहुंचाने के सिलसिले में कायल कर सकती हैं, या सिलसिले में कोई मुनासिब समझौता कर सकती हैं। क्या वाकई जोजो अगवा की गई है? हाँ। क्या तुम्हें इस सिलसिले में कुछ मालूम है? मुझे कुछ नहीं मालूम। यहाँ इन्होंने मुझे बहुत आराम से रखा है, लेकिन क्या करते फिर रहे मुझे इसका इल्म नहीं है। क्या तुम्हारे भाई से राब्ता कायम होता है? नहीं, ब्रदर जॉर्ज पता नहीं कहाँ गुम हो गए हैं। सब उन्हें तलाश कर रहे हैं, मगर उनका सुराग नहीं मिल रहा। आइंदा भाई से राब्ता कायम हो तो उनसे कहना, बड़े बड़े मुल्कों के खरांट जासूस और खतरनाक तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले मुजरिम उसे तलाश करते फिर रहे हैं। वो ज्यादा अरसे तक रूपोश नहीं रह सकेगा। ट्रांसफॉर्मर मशीन उसकी मौत का सामान कर रही है। अगर वो जिंदा सलामत रहना चाहता है तो पहली फुर्सत में मुझसे राब्ता कायम करे। सलाना ने वादा किया, जैसे ही भाई से राब्ता कायम होगा वो उसे मजबूर करेगी कि हमसे दोस्ती करे और किसी पर भरोसा न करे। मैं इसराइली हुकाम के दिमागों में बारी बारी जाने लगा। उन्हें मेरी मौजूदगी का पता नहीं चल रहा था, लेकिन उनके दिमागों से ही मालूम हुआ कि वहां बड़े पैमाने पर तब्दीलियां हो चुकी हैं। जितने अहम ओहदे थे वहां नए लोग आ गए हैं और पुराने लोगों को रिटायर्ड किया गया है, या उन्होंने दूसरे ओहदे संभाल लिए हैं। आमना ने ब्लाइंड क्लब के तमाम मेंबरों को खत्म कर दिया था। उनकी जगह अब नए आए थे, लेकिन वहां के जो आला हुकाम थे वो आइंदा इलेक्शन तक कायम रहने वाले थे। मैंने काला हकीम को मुखातिब करते हुए कहा, मेरी बेटी जोजो अगवा की गई है, मैं जानता हूं। ऐसा वही लोग कर सकते हैं जो आइंदा ट्रांसफॉर्मर मशीन हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं। मैंने ऐसे तमाम मुतल्लिका लोगों को वार्निंग दी है, तुमसे भी कह रहा हूं। अगर तुम्हारे ब्लाइंड क्लब वालों ने फिर हमसे छेड़छाड़ शुरू की है और हमारी बेटी को अगवा किया तो इसके नताइज बहुत बुरे होंगे। इस बार हमारी इंतकामी कार्रवाई अधूरी नहीं रहेगी। तुम्हारे मुल्क दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। इसके आगे कुछ नहीं कहना, बल्कि कर गुजरना है, दैट्स ऑल। मैंने उससे भी राब्ता खत्म कर दिया। उसी वक्त फ़ोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाकर पूछा, हेलो, कौन है? दूसरी तरफ से एक आला अफसर कह रहा था, जनाब, हमने डमी पारस को जिस बंगले में नजरबंद कर रखा था वो बंगला खाली है, पारस कहीं गायब है। मैंने परेशान होकर पूछा, तुम ये कहना चाहते हो कि डमी पारस को भी अगवा किया गया है? जनाब, यही बात मालूम होती है। वैसे हमारे आदमी उसे तलाश कर रहे हैं। प्लीज़ आप उससे दिमागी राब्ता कायम करें। मैंने डमी पारस के दिमाग में पहुंचना चाहा। पता चला वो भी बेहोशी की हालत में है। हमने उसे हुकूमत फ्रांस की तहवील में दिया था और ताकीद की थी कि उसे आराम से रखा जाए, लेकिन कहीं जाने की इजाज़त ना दी जाए और ना ही उससे कोई मिलने पाए। लेकिन इस दुनिया में बड़े बाकमाल जासूस हैं। फिर यह महज कहावत नहीं, हकीकत भी है कि चुराने वाले आंख का सुरमा भी चुरा कर ले जाते हैं। जोजो और डमी पारस को चुराने वालों ने इस कहावत को सच साबित कर दिया था। अब उनकी चाल समझ में आ रही थी। वो जोजो को बेवकूफ़ बनाने के लिए उसके सामने डमी पारस को पेश करेंगे और उसे समझाएंगे कि उसका अपना पारस उसके पास पहुंच गया है और वो पगली वाकई उसे पारस समझकर बहल जाएगी, उनकी हर बात मानती रहेगी। पारस अव्वल मेरी रिहाइशगाह में पहुंच गया। मैंने उसे बताया कि किस तरह डमी पारस को अगवा कर लिया गया है और अगवा करने वालों के मकासद क्या हो सकती हैं। हम बाप बेटे मौजूदा हालात पर घंटा भर बातें करते रहे। फिर मैंने कहा, रात के 2 बज रहे हैं, हमें थोड़ी देर सोना चाहिए। मैं सोने से पहले जोजो के पास पहुंचने की कोशिश करूंगा। अगर नाकामी हुई तो हो सकता है सुबह तक उसका कोई सुराग मिल जाए। हम बाप बेटे 2 अलग बेडरूम में सोने के लिए आ गए। मैंने सोने से पहले जोजो के पास पहुंचना चाहा। मुझे वहां जगह तो मिल गई, लेकिन दिमाग में सन्नाटा था। वो अपने तौर पर कुछ नहीं सोच रही थी, जहां थी वहीं साकित हो गई थी। मैं समझ गया उसे कोमा में रखा गया है।
मैंने डमी पारस के पास पहुंचकर देखा, वो भी कोमा में था। दुश्मन अनाड़ी नहीं थे, वो जानते थे जब भी हमें मौका मिलेगा हम जोजो के दिमाग में पहुंचकर तनवीमी अमल के जरिए उसके दिमाग को तकरीबन नाकारा बना देंगे या उसकी टेलीपैथी की सलाहियतें आर्जी तौर पर खत्म कर देंगे, जैसा कि एक बार पहले कर चुके थे। एक तवील मुद्दत से हम दुश्मनों के खिलाफ जितने दाव पेच इस्तेमाल करते आए थे उन्होंने अब इसका तोड़ कर लिया था। जोजो को हासिल करने के बाद वो जॉर्ज फ्रीमैन की ट्रांसफार्मर मशीन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होंगे। उनकी कामयाबी को नाकामी में बदलने का बस यही एक रास्ता रह गया था कि हम पहली मशीन की तरह दूसरी मशीन को भी किसी तरीके से तबाह कर दें। शायद किस्मत मेहरबान हो रही थी। ऐसा सोचते फोन की घंटी बजने लगी। मैंने रिसीवर उठाकर पूछा, हेलो, क्या बात है? एक आला अफसर ने कहा, जनाब, बड़ी हैरानी की बात है। अभी जॉर्ज फ्रीमैन ने टेलीफोन के जरिए हमसे रब्ता कायम किया है। आपसे ज़रूरी बातें करना चाहते हैं। शर्त यही है कि आप उसके दिमाग में ना जाएं, टेलीफोन के जरिए गुफ्तगू करें। क्या मैं उसे आपका टेलीफोन नंबर दे दूं? वो 5 मिनट के बाद फ़ोन करने वाला है। उसे नंबर ज़रूर दो, बल्कि अपनी तरफ से कुछ बातें करो और उसे यकीन दिलाने की कोशिश करो कि वो ज़्यादा अरसे तक रूपोश नहीं रह सकेगा। उसे सख्त हिफाजती इंतजामात में रहना चाहिए। फ्रांसीसी हुकूमत उसे हर तरह का ताउन पेश करेगी। अच्छी बात है, हम उसे पूरी तरह अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करेंगे। राब्ता खत्म हो गया। कोई 10 मिनट के बाद फिर फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैंने रिसीवर उठाकर हेलो कहा तो दूसरी तरफ से जॉर्ज फ्रीमैन की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पूछा, हेलो जॉर्ज, तुम कहाँ हो? क्यों इस तरह छुपते फिर रहे हो? तुम्हें किसी न किसी पर भरोसा करना ही पड़ेगा। तुम दुरुस्त कहते हो, मैं बिल्कुल तनहा रह गया हूँ। जहाँ जाता हूँ वहाँ का हर आदमी दुश्मन नजर आता है। यूं लगता है कोई ट्रांसफार्मर मशीन के लिए अचानक ही आकर गर्दन दबोच लेगा। आज मुझ जैसा बेयारो मददगार कोई नहीं है। आज मेरे रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। मुझ पर भरोसा करो, मैं पलक झपकते ही तुम्हारे रहने का ठिकाना बना दूंगा और हर तरह से तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ का सामान कर दूंगा। क्या तुम जानते हो मेरी बहन तुम्हारे बेटे से मोहब्बत करती है? हाँ, जानता हूँ। मैं ट्रांसफार्मर मशीन तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ, लेकिन चंद शराइत हैं। तुम जो बोलोगे वही होगा। अपनी शराइत पेश करो। पहली शर्त यह है कि मेरी बहन की शादी पारस से होगी। फ्रीमैन, तुम जानते हो मैं जो जुबान देता हूँ उसे पूरा करता हूँ और जो काम नहीं कर सकता उसके लिए कभी जुबान नहीं देता। मेरे बेटे की शादी जोजो से हो चुकी है, अब किसी से नहीं हो सकती। रह गया दिलों का मामला तो सलारा और पारस जिंदगी भर एक दूसरे को चाहते रहे, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। अगर पारस जोजो से शादी करने के बाद सलारा को भी शरीक हयात बनाना चाहता है या सलारा एक बीवी के होते हुए पारस से शादी करना मंजूर करे तो मैं भला क्या एतराज़ कर सकूंगा? तुम्हारी बात माकूल है। हम ये मामला तो नौजवानों पर छोड़ देना चाहिए। मेरी दूसरी शर्त यह है कि ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए सबसे पहले मेरे और सलारा के दिमागों में टेलीपैथी की सलाहियतें मुंतकिल कराई जाएं। मैं पहली फुर्सत में दूसरी ट्रांसफार्मर मशीन को भी तबाह कर देना चाहता था, लेकिन जॉर्ज फ्रीमैन की शर्त मान लेना भी ज़रूरी था। इस तरह वो ट्रांसफार्मर मशीन हमारे हाथ आ जाती। ज़्यादा से ज़्यादा यही होता कि वो बहन भाई टेलीपैथी कलम सीख लेते। इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं था। सबसे बड़ा फ़ायदा यह था कि जोजो को अगवा करने वाले मुंह तकते रह जाते। फौरी तौर पर मेरे दिमाग में यह तदबीर आई कि ट्रांसफार्मर मशीन हासिल होते ही हम खुद को एक तीसरी पार्टी जाहिर करेंगे और जोजो को अगवा करने वालों से सौदा करें और उन्हें यह बताएं कि हमारे पास मशीन है, लेकिन टेलीपैथी जानने वाली हस्ती नहीं है। तब वो जोजो को पेश करेंगे और उन्हें ऐसा करना ही होगा। लेन देन ख्वाह शराफत से हो या बदमाशी से, एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ता है और वो हम पर भरोसा करने पर मजबूर हो जाएंगे। मैंने जॉर्ज फ्रीमैन से कहा, मुझे तुम्हारी दूसरी शर्त मंजूर है। जैसे ही ट्रांसफार्मर मशीन हमारे हाथ आएगी हम सबसे पहले तुम्हारे और सलारा के दिमाग में अपना इल्म मुंतकिल करेंगे। उसने कहा, मिस्टर फरहाद, जानते हो मैं इस मशीन के सिलसिले में तुम पर क्यों भरोसा कर रहा हूँ? मेरी समझ में कुछ आ रहा है, कुछ तुम समझा दो। पहली बात तो यह है कि मेरी बहन तुम्हारे बेटे को चाहती है। दूसरी बुनियादी बात यह कि इस ट्रांसफार्मर मशीन को मैं किसी के भी हवाले करूंगा और अपनी यह शर्त पेश करूंगा तो वो फौरन तस्लीम कर लेंगे, लेकिन अपना वादा पूरा नहीं करेंगे। हमें धोखा दिया जाएगा, बल्कि हमें मार डाला जाएगा। तुम्हारे बारे में ये बात दुश्मन भी कहते हैं कि तुम जुबान के धनी हो, लिहाजा मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। अगर भरोसा कर रहे हो तो अपने दिमाग के दरवाजे खोल दो, मैं आ रहा हूँ। मेरी एक और शर्त है, वो पूरी कर दो, उसके बाद मेरे दिमाग के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। तीसरी शर्त बयान करो। वो तीसरी शर्त पेश करने से पहले फ्रैंक सेलर गुडवानी के मुतालिक बताने लगा कि किस तरह उससे माली इमदाद हासिल करके उसने ट्रांसफार्मर मशीन तैयार की थी और गोडवानी किस तरह उसकी बहन सलारा को अपनी हवस का निशाना बनाना चाहता है। अब उसे यकीन हो गया कि गोडवानी गहरी चाल चल रहा है। उसने किसी के जरिए उसका ब्रीफकेस हथिया लिया है जिसमें उस मशीन का नक्शा और पूरी तफसीलात तहरीरी तौर पर मौजूद थीं। जॉर्ज फ्रीमैन ने मुख्तसर तौर पर यह बातें बताने के बाद कहा, मेरी तीसरी शर्त यह है कि तुम उस ब्लैकमेलर तक पहुंचो और वह ब्रीफकेस नक्शे और तफसीलात समेत वापस ले आओ। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। तुम जानते हो वो नक्शा मेरे हाथ लगेगा, मगर मैं तुम्हारे हवाले किस तरह करूंगा? तुम तो रूपोश हो, मेरे सामने नहीं आ रहे हो। मैं टेलीफोन के जरिए तुमसे रब्ता कायम करूंगा। जब तुम गोडवानी और उस ब्लैकमेलर तक पहुंच जाओगे तो अपना मौजूदा पता बताऊंगा।
तुम उस पते पर उन दोनों बदमाशों को मेरे पास भेज सकते हो और मेरी हिफाजत के लिए उनके दिमागों में रह सकते हो। अच्छी बात है। क्या तुम्हारे पास गोडवानी का फ़ोन नंबर है? हाँ, उसके कई नंबर हैं, मुझे नोट कराओ। मैंने कागज़ कलम लेकर लिखना शुरू किया। वह फ़ोन पर बता रहा था, मैं लिखता जा रहा था। फिर मैंने कहा, तुम आधे घंटे बाद मुझसे राब्ता कायम करना, मैं तुम्हारे दुश्मनों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने रिसीवर रखा, उन नंबरों पर एक सरसरी सी नज़र डाली, फिर रिसीवर उठाकर बारी बारी नंबर डायल करने लगा। दूसरी तरफ से कोई ना कोई रिसीवर उठाता था, मैं उसकी आवाज़ सुनता था, उसके ख्यालात पढ़ता था। जब मालूम होता कि वो गोडवानी नहीं है या उसे गोडवानी का पता मालूम नहीं, तो मैं रिसीवर रख देता, फिर दूसरा नंबर डायल करता। आखिर एक नंबर पर गोडवानी से मुलाकात होगी। उसने पूछा, हेलो, कौन है? पहले तो मैंने उसके ख्यालात पढ़े, मुझे यकीन हो गया कि वही मेरा शिकार है। मैंने कहा, रिसीवर रख दो, अब मैं टेलीफोन के बगैर भी बातें कर सकता हूँ। ये क्या बकवास है? तुम कौन हो, क्या चाहते हो? मैंने रिसीवर रख दिया। वो हेलो हेलो कहकर चीख रहा था। फिर उसने रिसीवर को क्रैडल पर पटक दिया। मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर कहा, गोडवानी, मैंने कहा था मैं टेलीफोन के बगैर भी तुमसे गुफ्तगू कर सकता हूँ। उसने दोनों हाथों से सर को थाम लिया, उसके दीदे फैल गए। वो एक खला में तकते हुए मेरी सोच की लहरों को सुन रहा था और सोच रहा था, ये कैसी आवाज़ें हैं? ये फरहाद अली तैमूर की आवाज़ है। वो हंसने लगा। उसकी सोच कह रही थी, भला फरहाद अली तैमूर मेरे पास कैसे पहुंच सकता है, जबकि मेरा उससे दूर का भी वास्ता नहीं। मैं बहुत मोहतात हूं, इसलिए जॉर्ज फ्रीमैन से दूर रहता हूं, ताकि ख्यालख्वानी करने वाले उसके जरिए मेरे घर का पता मालूम ना कर सकें। मैंने कहा, ख्यालख्वानी करने वालों को घर का नहीं, खोपड़ी का पता मालूम होता है। थोड़ी देर बाद तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं तुम्हारी खोपड़ी में पहुंच चुका हूं। वो कुछ परेशान होकर सोच रहा था। मैं उसके चोर ख्यालात पढ़ रहा था। मुझे वो सारी रूदात मालूम हो गई कि किस तरह उसने अपने दस्ते रास्त को भारी रकम देकर एक अलहदा गैंग बनाने के लिए कहा था, और वो दस्ते रास्त एक ब्लैकमेलर बनकर जॉर्ज फ्रीमैन को परेशान कर रहा था। उससे वो ब्रीफकेस भी ले गया था। अब वो नक्शा गोडवानी के पास एक तिजोरी में महफूज था। मैंने उसे दस्ते रास्ते से गुफ्तगू करने की तरफ माइल किया। उसने रिसीवर उठाकर उसके नंबर डायल किए। दूसरी तरफ से उसकी आवाज़ सुनाई दी, यस बॉस, हुक्म दीजिए। गोडवानी ने कहा, मैं बहुत परेशान हूं, थोड़ी देर पहले एक टेलीफोन अटेंड किया था। उस फोन करने वाले ने कहा, रिसीवर रख दो, मैं टेलीफोन के बगैर भी बातें कर सकता हूं। यह कहकर उसने रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद मुझे अपने दिमाग में किसी शख्स की आवाज़ सुनाई दी, और वह आवाज़ कह रही थी कि वो फरहाद अली तैमूर है। दूसरी तरफ से उसके दस्ते रास्त ने परेशान होकर कहा, जनाब, अगर ऐसी बात है तो आपको मुझसे फ़ोन पर राब्ता कायम नहीं करना चाहिए था। वो फरहाद ही होगा, मेरे दिमाग में भी पहुंच जाएगा। मैं उसके दिमाग में पहुंच चुका था, उसके मुतल्लिक मालूमात हासिल कर रहा था। वैसे तो वह हर तरह गोडवानी का वफादार था, लेकिन ट्रांसफार्मर मशीन बड़े बड़ों का ईमान खराब कर देती है। जब वो जॉर्ज फ्रीमैन के पास से ब्रीफकेस ले गया तो उसकी नीयत बदल गई। उसने सोचा, हो सकता है यह नक्शा कभी मेरे काम आए। लिहाजा उसने 15 मिनट के अंदर उसकी तमाम तफसीलात की फोटोस्टेट कॉपी बनवा ली थी और असल गोडवानी को वापस कर दिया था। आधे घंटे बाद जॉर्ज फ्रीमैन ने मुझसे राब्ता कायम किया तो मैंने उसे दोनों के मुतल्लिक बताया। वो खुश होकर बोला, तुमने तो कमाल कर दिया, वाकई टेलीपैथी कमाल का इल्म है। क्या तुम मुझे उस ब्लैकमेलर के घर तक पहुंचा सकते हो? तुम उसके घर क्यों जाना चाहते हो? मैं जहां जाकर छुपता था, जिस शहर जिस मुल्क में पहुंचता था, वो कमबख्त वहां पहुंच जाया करता था। अब मैं उसे दिखाऊंगा कि किस तरह उसकी शारक तक पहुंच रहा हूं। मैं तुम्हें वहां पहुंचा सकता हूं, तुम्हारा खोया हुआ नक्शा भी वापस दिला सकता हूं। क्या अभी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा है। जैसे ही मैं वो नक्शा वापस हासिल करूंगा, तुम्हारे लिए दिमाग के दरवाजे खोल दूंगा। अगर ऐसी बात है तो पहले गोडवानी के पास चलो, नक्शा उसके पास है। वहां से तुम उस ब्लैकमेलर के पास जाकर नक्शे की फोटोस्टेट कॉपी हासिल कर सकते हो। मैंने उसे गोडवानी का मौजूदा पता बताया, फिर कहा, एक बात याद रखो, अभी मैं तुम्हारे दिमाग में नहीं आ सकता। ऐसे में तुम्हें कोई खतरा पेश आएगा तो मैं तुम्हारे अंदर पहुंचकर खतरे का सामना नहीं कर सकूंगा। मैं वादा करता हूं, जैसे ही कोई खतरा पेश आएगा तुम्हें दिमाग में आने की इजाजत दे दूंगा। उसने रिसीवर रख दिया। वो यकीनन गोडवानी के पास जा रहा होगा। मैं थोड़ी देर बाद फ्रैंक सेलर गोडवानी के पास पहुंच गया। वो अभी तक उलझन में था कि मैं उसके दिमाग में बोल रहा था या उसका वहम था। वो सोच रहा था, यह वहम नहीं है। ख्यालख्वानी करने वालों से बचाव की तदबीरें क्या हो सकती हैं? उस नक्शे की बहुत अहमियत थी। उसे जिस तिजोरी में छुपा रखा था उसके नंबर वही जानता था। अब सोच रहा था, क्या फरहाद अली तैमूर मेरे दिमाग से तिजोरी के नंबर भी मालूम कर सकता है? अगर मैं उस तिजोरी वाले कमरे की तमाम खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दूं और रोशनदान भी पूरी तरह बंद कर दिया जाए, तो क्या वो उस कमरे के अंदर भी पहुंच जाएगा? उसे हर सवाल का जवाब हाँ में मिल रहा था। हाँ, वो कहीं भी पहुंच सकता है। दिमाग के तहखाने में छुपे हुए राज मालूम कर सकता है। मुझे तिजोरी खोलकर देखना चाहिए, वो नक्शा मौजूद है या नहीं। उसने कमरे की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए, फिर तिजोरी के पास गया, उसे नंबरों के जरिए खोला। उसके खुलते ही मैं उसके दिमाग पर काबिज हो गया। उसने उस नक्शे को और उन तमाम कागजात को जिनमें मशीन के सिलसिले में तफसीलात दर्ज थीं वहां से उठाया और एक मेज पर लाकर रख दिया। फिर तिजोरी के पास वापस आया तो मैंने उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। वह तिजोरी खोलने वाली पहली पोजीशन में था। जैसे ही दिमाग आज़ाद हुआ वो ज़रा चौंक गया। सोचा, ये अभी मुझे क्या हो गया था। फिर उसने तिजोरी के अंदर नज़र डाली तो बड़े बड़े नोटों की गड्डियां थीं। कुछ कीमती हीरे और मोती थे, लेकिन नक्शा नहीं था।
वो शदीद हैरानी से एक कदम पीछे हट गया, घबराकर सोचने लगा, क्या फरहाद अली तैमूर ने ऐसा किया है? वो आगे बढ़कर तिजोरी के अंदर हाथ डालकर इधर उधर की चीजें उलट पलट करने लगा ताकि नक्शा कहीं छुपा कर रखा हो तो नजर आ जाए। उसने नक्शे और कागजात को सामने ही रखा था, फिर उलट पलट करने से कैसे नजर आ सकता था? उसे यकीन करना पड़ा कि फरहाद उसके करीब ही मौजूद है। उसने एकदम से पलटकर दूसरी तरफ देखा, जैसे मैं उसके पीछे मौजूद हूं। फिर उसने दाएं बाएं देखा। इसके बाद जोर जोर से मुखातिब करने लगा, मिस्टर फरहाद, मैं समझ गया हूं तुम मौजूद हो। मेरी तिजोरी से कोई कागजात निकाल कर ले जा नहीं सकता। फॉर गॉड सेक मुझसे बातें करो। मैं तुम्हारे जैसे आदमी से दुश्मनी मोल लेने की हमाकत नहीं कर सकता। वो नक्शा और वो कागजात क्या चीज़ है? मैं अपनी सारी दौलत तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ। प्लीज़ मुझसे बातें करो। उसी वक्त एक मुलाजिम ने आकर इतला दी, मिस्टर जॉर्ज फ्रीमैन तशरीफ लाए हैं। इतला देने के दौरान मैंने फिर उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया। मुलाजिम के साथ साथ उसकी सोच में कहता गया, मिस्टर फरहाद अली तैमूर तशरीफ लाए हैं। गोडवानी एकदम खुश हो गया। मुलाजिम से बोला, अरे तो बताने की क्या ज़रूरत है, फ़ौरन अंदर उन्हें ले आओ, मैं खुद उनके इस्तकबाल के लिए जाता हूँ। वो तेजी से चलते हुए अपने बंगले के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरता हुआ जब बरामदे में पहुंचा तो जॉर्ज फ्रीमैन को देखकर ठिठक गया। मुलाजिम को गुस्से से देखकर बोला, तुमने तो कहा था मिस्टर फरहाद तशरीफ लाए हैं। मुलाजिम ने सहम कर जरा पीछे हटते हुए कहा, जनाब मैंने जॉर्ज फ्रीमैन साहब का नाम लिया था। फ्रीमैन ने हंसते हुए कहा, अब तो तुम्हें दिन में भी तारे नजर आएंगे और जो बात तुम्हारे कानों तक पहुंचनी चाहिए वो दिमाग में पहुंचा करेगी। वो परेशानी से बोला, तुम्हें मेरा पता किसने बताया? वही जो तुम्हारे दिमाग में रहने लगा है। अपने किसी बॉडीगार्ड को मेरे खिलाफ कोई हुक्म देने की हमाकत न करना। क्या मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? वो तेजी से पलटकर अंदर चला गया। जॉर्ज फ्रीमैन उसके पीछे जाने लगा। मैं गोडवानी को सीधा उसी तिजोरी वाले कमरे की तरफ ले आया। उसने मेज की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो रहा मशीन का नक्शा। जॉर्ज फ्रीमैन दौड़ता हुआ उधर गया, नक्शे को खोलकर देखा, फिर दूसरे तमाम कागजात को उलट पलट कर देखते हुए खुश होकर कहने लगा, हाँ यही है, सब कुछ मौजूद है। मेरे तमाम अहम कागजात मुझे वापस मिल गए, थैंक्स गॉड। मैंने गोडवानी की जुबान से कहा, अपना वादा पूरा करो, मेरे लिए अपने दिमाग के दरवाजे खोल दो। वो उन तमाम कागजात को एक ब्रीफ केस में रखते हुए बोला, मैं ज़रूर अपना वादा पूरा करूंगा, लेकिन इसकी फोटोस्टेट कापियां बाकी हैं। यह कहकर उसने रिवॉल्वर निकाला, फिर गोडवानी को निशाने पर रखते हुए बोला, तुमने मेरी जिंदगी हराम कर दी थी। ऐसे वक्त जबकि दुश्मन मुझे तलाश कर रहे थे, मुझे पनाह की ज़रूरत थी। तुमने पनाह देकर दोगलेपन का मुजाहरा किया, अपने आदमी के जरिए कहीं मुझे सुकून से रहने नहीं दिया। तुम इस तरह मेरी जुबान से उगलवाना चाहते थे कि मैंने मशीन कहाँ छुपा रखी है। गोडवानी ने कहा, तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया, मैंने तुम्हारे साथ किया। तुम तकरीबन 8 बरस से मुझे ट्रांसफार्मर मशीन के सिलसिले में बहलाते आ रहे हो। मेरे $1 करोड़ से ज़्यादा खर्च हो गए, लेकिन इस मशीन से मुझे फ़ायदा नहीं पहुंचा। फिर तुमने अपनी बहन के सिलसिले में मुझे धोखा दिया। बेगैरत, क्या तू समझता कि मैं तुझसे $1 करोड़ से ज़्यादा डॉलर लेकर अपनी बहन को तेरे हवाले कर दूंगा? हरगिज़ नहीं। मैं तुझ जैसे बेगैरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा ताकि तू आइंदा मेरी बहन के मुतल्लिक कभी बुरी नीयत से सोच ना सके। मैंने गोडवानी की जुबान से कहा, जॉर्ज फ्रीमैन, इसे गोली मारने की हमाकत न करना, इसे जिंदा छोड़ दो। नहीं मिस्टर फरहाद, ये मेरा शिकार है, मैं इसके हाथों बहुत जलील हुआ हूं और बहुत परेशान होता रहा हूं। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मेरा तुम्हारा सौदा हो चुका है, लिहाजा तुम इस मामले में मुदाखलत न करो। जब तक तुम्हें मशीन का नक्शा और कागजात नहीं मिले थे, ये तुम्हारा मामला था। तुम्हारी चीजें मिल चुकी हैं, लिहाजा चुपचाप यहां से चले जाओ। मैं शतरंज की बिसात पर जब कोई चाल चलता हूं तो अपने आसपास के मोहरों को बचाता हुआ चलता हूं। यह गोडवानी मेरे लिए एक अहम मोहरा है। मिस्टर फरहाद, तुम इसे जिंदा रखकर मेरे सर पर मुसल्लत करना चाहते हो, मैं ये नहीं होने दूंगा। तुम अभी एक फैसला सुना दो, तुम्हें ट्रांसफार्मर मशीन की ज़रूरत है या नहीं? मैं एक ट्रांसफार्मर मशीन तुमसे लेने के लिए ख्वामखा गोडवानी की जान नहीं लूंगा। वह तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, मिस्टर फरहाद, मैं जानता था किसी मरहले पर भी तुम इख्तलाफ का बहाना ढूंढ लोगे और मुझे नुकसान पहुंचाओगे। तुम ख्वामखा जुबान के धनी मशहूर हो। तुम अपनी जुबान पर कायम रहना नहीं जानते। क्या इस खुशफहमी में मुब्तला हो कि मुझसे मुखालफत मोल लेकर मेरी मशीन तक पहुंच जाओगे? मैंने गोडवानी के दिमाग को किसी हद तक आज़ाद रखा था ताकि वो मेरी बातें सुन सके, और वह सुन रहा था और मेरा एहसानमंद हो रहा था। मैंने उसके जरिए दोनों हाथ इनकार की सूरत में हिलाते हुए कहा, देखो जॉर्ज, तुम्हारा और फरहाद का इख्तलाफ हो रहा है, मुझे बीच में ना मारो। ये तिजोरी देखो, इसमें दुनिया के कीमती हीरे रखे हुए हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अभी तुम्हें पेश करता हूँ। मेरे मरने के बाद तुम इस तिजोरी को खोल नहीं सकोगे, क्योंकि इसके खास नंबर सिर्फ मैं जानता हूँ। जॉर्ज फ्रीमैन सोच में पड़ गया। उसे आइंदा रूपोश रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दौलत की ज़रूरत थी। अगर वह तिजोरी बाद में ना खोल सकता तो इसका अफसोस होता। उसने कहा, मिस्टर गोडवानी, तुम दोनों हाथ ऊपर उठाकर तिजोरी के पास जाओ और इसे खोलो। तुम अहमक हो, दोनों हाथ ऊपर उठे हों तो तिजोरी कैसे खोल सकूंगा? चालाक ना बनो, एक हाथ से तिजोरी खोलो। वह तिजोरी के करीब गया। जॉर्ज फ्रीमैन उसके पीछे चलता हुआ 2 कदम के फासले पर रुक गया। तिजोरी खुलते ही उसने कहा, खबरदार, अंदर हाथ न डालना, वहां रिवॉल्वर भी हो सकता है। गोडवानी जरा पीछे हट गया। तिजोरी के अंदर हीरे जगमगा रहे थे। कीमती मोतियों को देखकर जॉर्ज फ्रीमैन की आंखें हैरानी से फैल गईं। बड़े बड़े नोटों की गड्डियां भी रखी हुई थीं। वह जल्दी से आगे बढ़ा। उसे इत्मीनान हो गया था। तिजोरी के अंदर रिवॉल्वर नहीं था। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा,
गोडवानी ने तिजोरी के पट को एक लात मारी। जॉर्ज फ्रीमैन इसके लिए तैयार नहीं था। वह तिजोरी और पट के दरमियान उलझ गया। उसे चोट लगी, साथ ही हाथ से रिवॉल्वर छूट गया। गोडवानी ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर घूंसा मारा। वो पीछे की तरफ लड़खड़ाया, फिर आगे बढ़कर उससे लिपट गया। दोनों गुत्थम गुत्था होकर फर्श पर गिर पड़े और लुढ़कने लगे। दोनों में से कोई लड़ने का फन नहीं जानता था। चूंकि मैं गोडवानी के अंदर मौजूद था, इसलिए वो जरा कामयाबी से जॉर्ज फ्रीमैन की पिटाई कर रहा था। फिर उसने उसे एक ठोकर मारी। दौड़ता हुआ रिवॉल्वर के पास आया और उसे उठाकर बोला, अब मैदान मेरे हाथ में है। जॉर्ज फ्रीमैन के होश उड़ गए। वो कभी सोच नहीं सकता था कि इस तरह बाजी पलट सकती है। वह जल्दी से इनकार की सूरत में दोनों हाथ हिलाते हुए बोला, नहीं नहीं मिस्टर फरहाद, तुम हमारे दरमियान मौजूद हो। तुम गोडवानी को गोली चलाने से रोको। तुम ख्याल ख्वानी के जरिए इसके हाथ से रिवॉल्वर गिरा सकते हो। मैंने कहा, जब तुम अपने वादे से फिर गए तो मैं इसका रिवॉल्वर क्यों गिराऊं? हमारा मुआहदा खत्म हो चुका है। तुमने सोचा था ट्रांसफार्मर मशीन का नक्शा और उसके अहम कागजात मिल चुके हैं। तुम गोडवानी को गोली मारोगे तो तुम्हारे दिमाग में आने के लिए और तुमसे राब्ता कायम करने के लिए मुझे और कोई नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। अगर मेरी सोच गलत है तो बताओ, गोडवानी के मरने के बाद मैं तुमसे किस तरह राब्ता कायम करता? मैं इसी तरह फोन के जरिए तुमसे बातें करने वाला था। यानी तुम अपना मोहताज बनाकर रखने वाले थे, जबकि तुमने वादा किया था नक्शा मिलते ही अपने दिमाग के दरवाजे खोल दोगे। अगर अब भी तुम बेईमान नहीं हो तो अपने दिमाग में आने दो, या उस ट्रांसफार्मर मशीन का पता बता दो। वो इनकार में सर हिलाकर पीछे हटते हुए बोला, नहीं, अभी मैं नहीं बताऊंगा। मैं कसम खाता हूं मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन ये मौका नहीं है। मैं हर तरह से अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहता हूं। तुम दूसरों को बेवकूफ़ क्यों समझते हो? मैं एक बात पूछता हूं, तुम मुझे ट्रांसफार्मर मशीन का पता बताते हो या नहीं? नहीं, तुम मुझे जान से मार डालो मगर मैं नहीं बताऊंगा। मुझे जान से मारने की क्या ज़रूरत है? देखो मैं तुम्हारे दिमाग में कैसे पहुंच रहा हूं। ये कहते ही मैंने गोडवानी के हाथ से फायर करवाया। गोली उसकी टांग में लगी। वह चीख मारकर उछला और फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। मैंने गोडवानी से कहा, तुम कह चुके हो मुझ जैसे टेलीपैथी जानने वालों से दुश्मनी की हमाकत नहीं करोगे, लिहाजा जो कह रहा हूं उस पर अमल करो। ये रिवॉल्वर इसी तरह पकड़े रहना। तुम्हारे आदमी फायरिंग की आवाज़ सुनकर आएंगे तो उनसे कह देना कि वापस चले जाएं, खतरे की कोई बात नहीं है। और जब तक मैं ना कहूं जॉर्ज को गोली ना मारना, मैं उसे ताकीद करके जॉर्ज फ्रीमैन के दिमाग में पहुंच गया। वो गोली के जख्म से तड़प रहा था और चीख चीख कर कह रहा था, तुम मेरे दिमाग में नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। सच सच बताओ, क्या तुम मेरे दिमाग में पहुंच गए हो? मैं तुम्हें मशीन का पता नहीं बताऊंगा, हरगिज़ नहीं बताऊंगा। वह बकवास कर रहा था और मैं मशीन का पता मालूम कर रहा था। मैं तकरीबन आधे घंटे तक उसके दिमाग में रहकर मशीन के बारे में एक एक तफसील मालूम करता रहा कि वो किस तरह जहरीले धुएं के बॉम्ब फेंककर शेरों को उनके गार से भगाता रहा। फिर अंदर जाकर उसने किस तरह मशीन छुपाई और बाहर आकर किस तरह 2 बकरों को बांध दिया ताकि शेर फिर गोश्त खाने के लिए वापस आए और उस गार में रहने लगे। वापसी पर उसने अपने 2 वफादार और जांबाज साथियों को गोली मार दी थी ताकि कोई उस मशीन का राजदार जिंदा न रहे। मैंने गोडवानी की जुबान से कहा, तुमने ट्रांसफार्मर मशीन के लिए पता नहीं कितने वफादारों की जान ली है। मैं ये गैर ज़रूरी तफसील तुम्हारे दिमाग से मालूम नहीं करना चाहता। बस इतना मालूम हो गया कि तुम एक मुहज़्ज़ब कसाई हो, अपने मुफाद के लिए किसी की भी जान ले सकते हो, लिहाजा अब तुम्हारा जिंदा रहना फजूल है। वो गिड़गिड़ाने लगा, फॉर गॉड सेक मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें मशीन तक पहुंचा दूंगा। मैंने उसकी बात काट कर कहा, मुझे मशीन तक पहुंचने के लिए तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। मैंने गोडवानी के हाथ से गोली चला दी। वो गोली ठीक उसके सीने में जाकर पैवस्त हुई। वह तड़प तड़प कर हमेशा के लिए खामोश हो गया। मैंने कहा, गोडवानी, इस ब्रीफ केस को हिफाजत से रखो, अभी तुम्हारे पास दूसरा शिकार आ रहा है। फिर दोनों की लाश को छुपाने के इंतजाम कर देना। तुम कानून की गिरफ्त में नहीं आओगे, मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा। मैं उसके दस्ते राज तक पहुंचा, उसके दिमाग पर कब्जा जमाया तो उसने मशीन के नक्शे और उसके तमाम अहम कागजात की फोटोस्टेट कॉपी निकाली। उसे अपने साथ लिया, फिर वहां से दौड़ता हुआ अपनी कार में आकर बैठ गया। कार को तेजी से ड्राइव करता हुआ गोडवानी की रिहाइशगाह में पहुंचा तो उसके आदमी जॉर्ज फ्रीमैन की लाश को एक प्लास्टिक के थैले में पैक कर रहे थे। उसका दस्ते राज तो उस कमरे में पहुंचकर ठिठक गया क्योंकि मैंने उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया था। गोडवानी ने कहा, ओ मेरे जांबाज, मेरे वफादार, इस नक्शे को अहम कागजात के साथ ब्रीफकेस के नीचे रख दो। वो बुरी तरह बुखला हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था वहां कैसे पहुंच गया। उसने हैरानी से पूछा, बॉस, आपको कैसे पता चला कि मेरे पास मशीन के कागजात हैं? क्या वाकई मिस्टर फरहाद हमारे दरमियान मौजूद हैं? गोडवानी ने कहा, आज मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हासिल हो रही है। मैंने फरहाद अली तैमूर को दोस्त बना लिया है और उससे ये फायदे हासिल कर रहा हूँ। चलो कागजात वहां रख दो। वह चुपचाप आगे बढ़कर कागजात को ब्रीफ केस के नीचे रखते हुए बोला, बॉस, आप मुझे 15 बरस से जानते हैं। मैंने कभी नमक हरामी नहीं की, कभी आपके एतमाद को धोखा नहीं दिया। इन कागजात की फोटोस्टेट कॉपियां इसलिए रखी कि शायद कभी असल आपके पास से गुम हो जाए तो ये आपके काम आ सकें। मेरे वफादार, अगर तुमने ऐसा किया था तो मुझसे कह सकते थे, लेकिन तुम जानते थे कि मैं तुम्हें इसकी नकल रखने की इजाज़त नहीं दूंगा। आज फरहाद साहब की मेहरबानी ना होती तो तुम ये कागजात कभी मेरे पास न लाते। मैंने कहा, गोडवानी ये तुम्हारा मुजरिम है, तुम इसके साथ जो सलूक करना चाहो करो, लेकिन पहली फुर्सत में इन कागजात को आग लगा दो। उसने हैरानी से पूछा, फरहाद साहब, आप इतने कीमती कागजात और नक्शे को आग लगाना चाहते हैं? मैं हर उस बुराई को खाक कर देना चाहता हूँ जिससे शैतान पैदा होते हैं। मैं जो कह रहा हूँ उस पर अमल करो। उसने मेरे हुक्म की तामील की।
ब्रीफकेस खोलकर असल कागजात निकाले, फिर उन्हें नकल के साथ मिलाकर लाइटर के जरिए आग लगा दी। जब तक वो तमाम कागजात जलते रहे मैं उसके दिमाग में मौजूद रहा। जब वो जलकर राख हो गए तो मैंने कहा, गुडवानी, तुम अपने गद्दार से निमटते रहो, मैं जा रहा हूँ। हो सकता है जल्दी तुम्हारी ज़रूरत पड़े, फिर राब्ता कायम करूंगा। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। पारस अव्वल दूसरे कमरे में गहरी नींद सो रहा था। मैं भी सोने के लिए अपने कमरे में आया, लेकिन नींद नसीब में नहीं थी। बहुत से अहम काम सर पर आ पड़े थे। ये रात जागते हुए गुजरने वाली थी। मैंने सोनिया को मुखातिब किया। वो ट्रांसफार्मर मशीन को ढूंढ निकालने के सिलसिले में अफ्रीका के उसी जंगल में थी। जॉर्ज फ्रीमैन का किला बुरी तरह तबाह होकर खंडर बन चुका था। इसी खंडर के पीछे एक बहुत बड़ी दलदल थी। दलदल से पर एक पहाड़ी के दामन में सोनिया ने कैंप लगाया था। वो मशीन के सिलसिले में मेरी एक एक बात को तवज्जो से सुनती रही, दरमियान में अपने तौर पर सवालात भी करती रही। फिर मेरी बातें खत्म होने के बाद कहा, मैं उसे जल्द से जल्द ठिकाने लगा दूंगी। कोशिश करो उसका एक पुर्जा भी किसी के हाथ ना आए, उसका एक एक हिस्सा, एक एक पुर्जा तबाह हो जाए। यही होगा। वहां सुपर मास्टर, मास्कमैन और यहूदी गुरीलों ने भी जगह जगह कैंप लगा रखी हैं। जब तुम शेरों के गार के करीब किसी कार्रवाई में मसरूफ रहोगी तो सबके सब चौकन्ने हो जाएंगे, सबकी नजरें तुम पर होंगी। मैं इस बात को समझती हूँ। क्योंकि हमारा इरादा शुरू से ही मशीन को तबाह करने का था, लिहाजा मैंने पहले ही सोच रखा था कि उसे किस तरह तबाह किया जाएगा। अब इस पर अमल करना है, लिहाजा मैं जरा अपने मंसूबे पर गौर करना चाहती हूँ। जब अमल शुरू करूँ तो तुम आकर देख लेना यहाँ क्या कुछ हो रहा है। मैं अपनी जगह वापस आ गया। सुबह के 4 बज रहे थे। मैंने रसवंती और आर्मर को मुखातिब किया, फिर उन्हें खुशखबरी सुनाई कि दूसरी ट्रांसफार्मर मशीन का भी सुराग मिल गया है और सोनिया उसे तबाह करने वाली है। लिहाजा तुम दोनों उसके आसपास आते जाते रहना। मैं तमाम रात जागता रहा हूँ, इसलिए थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। रसवंती ने कहा, तुम आराम से सो जाओ और इत्मीनान रखो। मैं और आर्मर सोनिया से बराबर राब्ता रखेंगे। मैंने वापस आकर अपने दिमाग को हदायत दी, फिर इत्मीनान से 4 घंटे के लिए सो गया। इधर मैं सोया, उधर पारस बेदार हो गया। मेरे दोनों बेटे सुबह 4 बजे बेदार हो जाते थे और वर्जिश जरूर करते थे। उन्होंने बेदार होने के बाद जब ये देखा कि मेरा कमरा बंद है, मैं सो रहा हूँ, तो उसने टेलीफोन के जरिए आर्मर से राब्ता कायम किया। फिर उसे पूछा, जोजो का सुराग मिला? उसने कहा, हम कोशिशें कर चुके हैं। उसके दिमाग में गहरा सन्नाटा है। ना हमारी सोच की लहर उसे महसूस करती है, ना वो खुद कुछ सोचने समझने के काबिल है। तुम्हारे पापा ने बताया होगा, उसे कोमा में रखा गया है। मैं बाहर जॉगिंग के लिए जा रहा हूँ। कोई अहम बात हो तो मुझसे ज़रूर राब्ता कायम करें। हमें दूसरी ट्रांसफार्मर मशीन का सुराग मिल गया है। आप मेरे दिमाग में आ जाएं, मैं रिसीवर रख रहा हूँ। उसने रिसीवर रख दिया, फिर जॉगिंग के लिए मेरी पनाहगाह से बाहर बागीचे में आ गया। आर्मर उसे ट्रांसफार्मर मशीन के मुतालिक बता रहा था और यकीन दिला रहा था कि अब जोजो के लिए ज़्यादा खतरा नहीं। जब मशीन तबाह हो जाएगी तो इसे अगवा करने वाले अपना समूह लेकर रह जाएंगे। आप ये भी तो सोचें कि नाकामी की सूरत में वो झुंझलाकर जोजो को जानी नुकसान पहुंचा सकती हैं। बेटे, ऐसा मुमकिन नहीं। वो हम टेलीपैथी जानने वालों से खौफजदा रहते हैं। वो जानते हैं किसी दिन भी ये भेद खुला कि उसे किसी ने अगवा किया था तो हम उसे ही नहीं बल्कि उसके पूरे मुल्क और पूरी कौम को नीस्त नाबूद कर देंगे। मैं सुबह 8 बजे बेदार हो गया। पारस ने कहा कि आपने हर पहलू पर गौर कर लिया है। अगर वो ट्रांसफार्मर मशीन तबाह की गई तो क्या जोजो को जानी नुकसान नहीं पहुंचेगा? सलारा मास्कमैन की कैद में है, उसे भी वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आर्मर साहब कहते हैं अगर जोजो को जानी नुकसान पहुंचा तो उन अगवा करने वालों की पूरी कौम और मुल्क के साथ नीस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। मैं कहता हूं जोजो नहीं रहेगी और इंतकाम लिया जाएगा तो मेरा क्या भला होगा? क्या इंतकामी कार्रवाई से वो वापस मिल जाएगी? मैंने कहा, मैं तुम्हारी बातों का जवाब थोड़ी देर बाद दूंगा। मैं सोनिया के पास पहुंचा। वो पिछली रात ही से काम शुरू कर चुकी थी। उसके पास जितने आदमी थे वो सब जनरेटर से चलने वाली आरा मशीन से दरख्त काट रहे थे। उन दरख्तों के टुकड़े टुकड़े कर रहे थे ताकि लकड़ियां जलाने के काम आ सकें। मैंने कहा, सोनिया, हमारा बेटा पारस अव्वल इस मंसूबे से मुत्तफिक नहीं है। उसे अंदेशा है कि मशीन तबाह होगी तो अगवा करने वाले जोजो को जान से मार डालेंगे। सोनिया ने कहा, आज तक ऐसा नहीं हुआ। वैसे पारस का अंदेशा एक पहलू से दुरुस्त है। अगर जोजो के अगवा करने वाला कोई खतरनाक तंजीम का सरबरा ना हो, बड़े बड़े ममालिक ना हो, कोई नई पार्टी हो जैसे जॉर्ज फ्रीमैन था, ऐसे ही किसी सरफिरे मशीन के दीवाने ने जोजो को अगवा किया हो तो हम उसे क्या नुकसान पहुंचा सकेंगे? ना उसका कोई अपना मुल्क होगा, ना उसे कौम से लगाव होगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जान से जाएगा, लेकिन हमारी जोजो भी हमारे हाथ नहीं आएगी। यानी तुम पारस अव्वल के ख्याल से मुत्तफिक हो। जब तक जोजो को अगवा करने वाले हमारी नज़रों में ना आए उस वक्त तक हमें मशीन को तबाह नहीं करना चाहिए। फिर क्या करोगी? मैं यहाँ मुकम्मल इंतजाम करके रखूंगी। जब भी कोई मुनासिब मौका आएगा उस मशीन को तबाह कर दिया जाएगा। क्या इस तरह हम ये तस्लीम नहीं कर रहे कि हमारा मंसूबा नाकस और नाकाबिल अमल था? हरगिज़ नहीं। हमारे मंसूबे में एक ज़रा सी खामी थी जिसकी तरफ हमारे बेटे ने इशारा किया। हमारे बेटे जवान हो चुके हैं, माशाल्लाह बहुत समझदार हैं। हमें उनकी बात मान लेने में अपनी हिद तक महसूस नहीं करना चाहिए। तुम ये लकड़ियाँ कटवा कर क्या करोगी? मैं शेरों के गार से तकरीबन 1 फरलांग के फासले पर एक 15 या 20 फुट गहरा गड्ढा खुदवाऊंगी। उस गड्ढे का रकबा 50 मरबा गज होगा। उसमें ये लकड़ियाँ भर दी जाएंगी। बीच में थोड़ा सा खला रहेगा। जब उस मशीन को तबाह करने का वक्त आएगा तो उसे इस खला में लाकर डाल दिया जाएगा और पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी जाएगी 15 या 20 फुट गहरे गड्ढे में। जब वो मशीन रहेगी और चारों तरफ आग होगी तो उसमें मशीन का लोहा गल जाएगा। क्या वहां कैंप लगाने वाले दूसरे दुश्मन तुम्हारी इस कार्रवाई को नहीं समझेंगे?
मैं इस गड्ढे को लकड़ियों से भरने के बाद ऊपर लकड़ियों के तख्तों का फर्श बिछाऊंगी। उसकी 4 दीवारी होगी और 4 दीवारी पर छत डाली जाएगी। इस तरह खिड़कियां और दरवाजे भी होंगे। हम इसी तरह लकड़ी के छोटे छोटे कई कॉटेज बनाएंगे और अपने आदमियों की एक छोटी सी बस्ती आबाद करेंगे। शायद तुम्हें पता नहीं है, सुपर मास्टर और मास्कमैन के आदमी और यहूदी गोरीले भी यही कर रहे हैं। उन्होंने समझ लिया है मशीन इतनी जल्दी हाथ नहीं आएगी, पता नहीं कितना अरसा लगेगा। लिहाजा वो लोग बांस और सरकंडों के झोंपड़े बना रहे हैं। ऐसी सूरत में हम लकड़ियों के कॉटेज बनाकर एक बस्ती आबाद करेंगे तो उन्हें शुबा नहीं होगा। मुझे पारस और सोनिया के ख्यालात से मुत्तफिक होना पड़ा, अगरचे दिल में यह बात खटक रही थी। एक बार हमने ट्रांसफार्मर मशीन को तबाह नहीं किया था। मैंने उसे साबका सुपर मास्टर के घर में छुपा दिया था। हमारे इरादे नेक थे। हम उस मशीन के जरिए कुंद जहन अफराद को ज़हीन बनाने का अज़म रखते थे, लेकिन वह फिर हमारे हाथ नहीं आई। इस बार भी हम इरादा बदल रहे थे। जोजो और पारस की खातिर उसकी तबाही को कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर रहे थे। मैंने पारस से कहा, तुम्हारी सोनिया मम्मा तुमसे मुत्तफिक है, वो मशीन को तबाह नहीं करेगी। उसने खुश होकर कहा, मेरी मम्मा बहुत ग्रेट है, प्लीज़ पापा किसी तरह जोजो तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। मैंने ख्याल ख्वानी की परवास की। उसके दिमाग में पहुंचा तो उसने सांस रोक ली। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। हैरानी से बोला, वो कोमा में नहीं है, सांस रोक रही है। बेटी हम क्या कर सकते हैं, उसे कोमा में रखा गया है। मैं फिर वहां से होकर आता हूँ। पारस सीधा होकर बैठ गया। बेचैनी से बोला, आप फिर उसके दिमाग में जाने की कोशिश करें। मैंने फिर ख्याल ख्वानी की परवास की और उसके दिमाग में पहुंचा तो वह हंस रही थी और पूछ रही थी, कौन पापा, क्या आप हैं? हाँ बेटे मैं हूँ। तुम जल्दी से बताओ कहाँ हो, किन लोगों ने तुम्हें कैद कर रखा है? वो मासूमियत से बोली, मुझे भला कौन कैद करेगा, मैं तो यहाँ मजे से हूँ। अभी जरा देर पहले पारस ने मुझे फ़ोन किया है, वो यहाँ पहुँचने वाला है। कैसी बातें करती हो बेटी, पारस तो मेरे सामने है। वो आपका पारस दोम होगा? नहीं बेटे मैं सच कह रहा हूँ, पारस अव्वल यानी तुम्हारा शौहर जिससे कल तुम्हारी शादी हुई, वो मेरे सामने बैठा है, तुम्हारे लिए बेचैन है, तुम्हें याद कर रहा है। वो बोली, मेरे प्यारे प्यारे अंकल कहते हैं, आप और मम्मा दोनों फ्रॉड हैं, मेरे दुश्मन हैं, मेरा दिमाग खराब करना चाहते हैं, मुझ पर तनवीम में अमल करके अपने बेटे के साथ मुझे गंदी बच्ची बनाना चाहते हैं। जबकि अंकल आपके बेटे को मेरे पास पहुंचा रहे हैं। मैं आप लोगों की एक बात नहीं सुनूंगी, बस जाइए यहाँ से। उसने सांस रोक ली। मैं अपनी जगह वापस आ गया। पारस ने पूछा, क्या हुआ? वही हो रहा है जिसका हमें अंदेशा था। वो डमी पारस को पेश कर रहे हैं, जो ये मानने को तैयार नहीं कि वो डमी है। मुझे और तुम्हारी मम्मा को फ्रॉड समझ रही है। इल्ज़ाम दे रही है कि हम उसका दिमाग खराब करना चाहते थे और तनवीमी अमल के जरिए उसे गंदी बच्ची बनाना चाहते थे। आप इतनी देर उसके माहौल में रहकर आए हैं, कुछ उसके आसपास का माहौल समझ में आया? वो एक बेडरूम में थी। ऐसे बेडरूम कई घरों में होते हैं। उस कमरे की सजावट अमरीकी तर्ज की थी। दीवार पर मुजस्मे आज़ादी की तस्वीर भी लगी हुई थी। लेकिन ऐसा तो किसी दूसरे मुल्क के अमरीकी बाशिंदे भी करते हैं, अपने ड्राइंग रूम और बेडरूम को अमरीकी तर्ज पर सजाते हैं। प्लीज़ आप सुपर मास्टर से राब्ता कायम करके देखें। मैंने सुपर मास्टर के पास पहुंचकर पहले तो उसके चोर ख्यालात पढ़े। पता चला वो सुपर मास्टर नहीं रहा है, उसकी जगह कोई दूसरा आ गया है। मैंने एक फौजी जनरल के दिमाग में पहुंचकर कहा, मैं फरहाद अली तैमूर बोल रहा हूँ, मुझे यकीन हो गया मेरी बेटी जोजो को तुम ही लोगों ने अगवा किया है। वह हैरानी से बोला, फरहाद साहब आप ये क्या फरमा रहे हैं, हम इस सिलसिले में कुछ नहीं जानते। अपनी सफाई पेश ना करो, पहले मेरी बात पूरी सुन लो। मैं जो कह रहा हूँ वो बात अपने तमाम आला हुक्काम तक पहुंचा दो। जो तुम्हारे मुल्क में पहुंचा दी गई है, तुम लोगों की कैद में है। वो जिस कमरे में है वहां तुम्हारे मुजस्मे आज़ादी की तस्वीर लगी हुई है। उस कमरे का तर्ज आराइश भी अमरीकी है। तुम हमें गुमराह नहीं कर सकोगे। जनाब फरहाद साहब, मैं आपकी ये बात तमाम आला हुक्काम तक पहुंचा दूंगा, लेकिन कुछ मेरी अर्ज भी सुन लीजिए। क्या हम इतने नादान हैं कि जोजो को ऐसे कमरे में रखें जिसका तर्ज रिहाइश अमरीकी हो और जहां अमरीका का मुजस्मा आज़ादी नजर आता हो? आप मेरी इस बात पर गौर फरमाएं। जोजो को अगवा करने वाले बदमाश बहुत चालाक हैं। वो आप लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसी चालें चल रहे हैं। उसकी बात दिल को लग रही थी। उसने कहा, आपने हमारी ट्रांसफार्मर मशीन तबाह कर दी। हमने उफ तक नहीं की, क्योंकि वो मशीन हमने आपसे छीनी थी। आपने हमसे हमेशा के लिए छीन ली। लेकिन ये तो सोचिए, ट्रांसफार्मर मशीन के बगैर हम जोजो को अपने मुल्क में क्यों लेकर आएंगे? अगर हम ये उम्मीद करें कि जॉर्ज फ्रीमैन की ट्रांसफार्मर मशीन हमारे हाथ लग जाएगी, तो वो कब लगेगी? इसमें कितना अरसा लगेगा? क्या इतने अरसे तक हम जोजो को कैद में रख सकते हैं? और वो भी इस हमाकत से कि उसका कमरा और वहां लगी हुई तस्वीरें हमारी निशानदेही करती रही और आप हमारे पीछे पड़ जाएं। आपकी बातों को जहन कबूल करता है। बेशक हमें गुमराह करने के लिए ऐसी हरकतें की जा सकती हैं, लेकिन जिस हकीकत को जहन कबूल करता है, बाज़-औक़ात वह हकीकत एक फ़रेब के तौर पर ज़ाहिर होती है और पता चलता है हम धोखा खा गए। लिहाजा मैं आपकी बात पर गौर तो करूंगा, लेकिन आप लोगों पर भरोसा नहीं करूंगा। मैंने वापस आकर सोचा, आखिर जोजो को कौन ले गया है? ले जाने वाला बहुत बड़ा शातिर है, क्योंकि जोजो के मिजाज को समझते हुए डमी पारस को भी साथ ले गया है। साल 2 साल 10 साल में भी वह मशीन उसके हाथ नहीं आएगी तो जोजो डमी पारस के साथ मुतमईन रहेगी, उसके साथ हंसती खेलती रहेगी। इस बात का अंदेशा नहीं रहेगा कि हम कभी उसके दिमाग में पहुंच सकते हैं, उसे ट्रैप करके वापस ला सकते हैं और उसके जरिए अगवा करने वाले तक भी रसाई हासिल कर सकते हैं। मैंने फ्रैंक सेलर गोडवानी के पास पहुंचकर पूछा, जॉर्ज फ्रीमैन की लाश कहाँ है? उसने जवाब दिया, उन लाशों को कहीं दूर ले जाकर फेंकने या छुपाने का मौका नहीं था, लिहाजा मैंने अपने बंगले के पीछे ही जमीन खोद कर दफन कर दिया है। मैंने पुलिस के आला अफसर से राब्ता कायम करते हुए कहा,
मैं फ्रैंक सेलर गुडवानी की रहायशगाह का पता बता रहा हूँ। उस बंगले के पिछले हिस्से में 2 लाशें दफन की गई हैं। उनमें से एक जॉर्ज फ्रीमैन की लाश है, उसे निकालकर अपनी तहवील में ले लो। गोडवानी को कानूनी गिरफ्त में ना लेना, यह सब कुछ मेरी माँ पर हुआ है। उस आला अफसर ने अपने मातहत अफसर को हुक्म दिया। वह पुलिस की टीम लेकर फौरन उधर रवाना हुआ। मैं गोडवानी के पास आया। वो सोच के जरिए मुझे पुकारा था, फराज साहब आप अचानक आए और अचानक चले गए, क्या आप मेरे पास मौजूद नहीं है? मैंने कहा मैं थोड़ी देर के लिए गया था। असल बात यह है कि मुझे जॉर्ज फ्रीमैन की लाश की ज़रूरत है। पुलिस वाले आ रहे हैं, उसे यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे, तुम परेशान ना होना। जनाब ये आप क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले यहाँ आएंगे और मेरे हाथे से लाश निकाल कर ले जाएंगे तो क्या मुझे कानूनी गिरफ्त में नहीं लेंगे? मैंने कहा ना, तुमने फरहाद अली तैमूर से दोस्ती किया, धोखा कभी नहीं खाओगे। वह बेबसी से बोला, अच्छी बात है, वैसे भी मैं कहीं भाग कर नहीं जा सकता। पुलिस वालों से छुप सकता हूँ, आपसे छुपना मुमकिन नहीं, लिहाजा खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले पहुंच गए। मेरे कहने पर गोडवानी ने बंगले के पीछे उस जगह की निशानदेही की जहां 2 लाशें दफन की गई थीं। उन्होंने वो जगह खोदकर जॉर्ज फ्रीमैन की लाश निकाली, फिर जमीन की सतह हमवार कर दी। इसके बाद उस लाश को एक स्ट्रेचर पर डालकर गाड़ी के पीछे रखकर चुपचाप चले गए। गोडवानी ने शदीद हैरानी से कहा, फराज साहब आप क्या चीज़ हैं, कमाल है, कानून भी आपकी मुट्ठी में होता है। किसी पुलिस वाले ने मुझसे एक सवाल भी नहीं किया और ना ही आइंदा तुमसे कोई सवाल करेगा। तुम इत्मीनान से रहो। आप मेरे दोस्त बन गए, मैं हमेशा इत्मीनान से रहूंगा। प्लीज़ मुझे अपनी खिदमत का मौका दीजिए। तुम क्या खिदमत करोगे? अगर तुम्हारा कोई बहरी या फिजाई जहाज माल लाते हुए कानून की दलदल में फंस जाए तो मुझसे राब्ता कायम कर लेना, मैं उसे दलदल से निकाल दूंगा। लेकिन आपसे राब्ता कैसे कायम हो सकता है? पेरिस के किसी भी आला पुलिस अफसर का नंबर डायल करना, उससे कहना मुझसे बात करना चाहते हो। मैं जब तक पेरिस में रहूंगा मुझसे राब्ता कायम होता रहेगा। मैं उस आला पुलिस अफसर के पास गया जिसके मातहत जॉर्ज फ्रीमैन की लाश लेकर गए थे। मैंने कहा इस लाश को अच्छी तरह साफ सुथरा करके इसकी तस्वीरें उतारी जाएं और तमाम अखबार वालों को ताकीद की जाए कि इसके कत्ल होने की खबर पहले सफ़े पर शाया की जाए। आप अखबार वालों को बयान देंगे कि एक वीराने में इसकी लाश पाई गई थी, एक गोली इसकी टांग पर और दूसरी सीने पर लगी है। इसके पास से जो सामान बरामद हुआ उससे पता चला कि यह जॉर्ज फ्रीमैन है और यह वही शख्स है जिसने ट्रांसफार्मर मशीन तैयार की थी और उसे अफ्रीका के जंगल में कहीं छुपा दिया था। उस आला अफसर ने पूछा, जनाब फराज साहब सबूत के तौर पर जॉर्ज फ्रीमैन का कुछ सामान मिल सकता है? मैं अभी बताता हूँ। मैंने फिर गोडवानी को मुखातिब करके पूछा, क्या जॉर्ज फ्रीमैन के कुछ ऐसे कागजात या कुछ ऐसा सामान मिल सकता है जिससे पता चले कि इसकी लाश के पास वो सामान पाया गया था और इसके जरिए इसकी शनाख्त की गई है? गोडवानी ने कहा, मेरे पास इसकी 2 तरह की तस्वीरें हैं। वो अपने पास 2 तरह के पासपोर्ट रखता था। एक पासपोर्ट में उसका नाम जॉर्ज फ्रीमैन और दूसरे में उसका नाम ब्रॉड हार्वे था। इसके अलावा मेरे पास वो वीडियो कैसेट है जो मास्कमैन की तरफ से हमें भेजा गया था, जिसमें सलारा अपने भाई से मुखातिब है। इतने सबूत काफ़ी हैं। तुम्हारे पास अभी पुलिस का एक अफसर आएगा, ये चीज़ें उसके हवाले कर देना। मैंने आला अफसर से कहा, अपने मातहत को गोडवानी के पास भेज दो, वहाँ से कुछ सबूत हासिल हो जाएंगे। आला अफसर ने पूछा, वो किस किस्म के सबूत हैं, मुझे बताइए ताकि मैं प्रेस वालों को मुनासिब बयान दे सकूं। मैंने उसे बताया वो 2 तरह की तस्वीरें और 2 तरह के पासपोर्ट रखता था। फिर आप वो वीडियो फिल्म चलाकर देखेंगे तो सारी बातें मालूम हो जाएंगी। इसके मुताबिक आप प्रेस वालों को बयान दे सकेंगे। आप घंटे 2 घंटे बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करें और इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा उछालने की कोशिश करें। आप जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा। मैंने उसे कहा, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो मैं ख्याल ख्वानी के जरिए उसके दिमाग में मौजूद रहूंगा और अपनी मर्जी के मुताबिक बयान देता रहूंगा। मैं पारस को अपनी तमाम कार्रवाइयों के मुतल्लिक बताता जा रहा था। उसने पूछा, जब मास्कमैन को मालूम होगा कि वो बाजी हार चुका है, जॉर्ज फ्रीमैन मर चुका है, तो क्या वो सलारा को जिंदा छोड़ देगा? मैं उसे धमकी देने वाला हूँ। वह सलारा के जिस भाई से मशीन के सिलसिले में सौदा करना चाहता था वो मर चुका है, लिहाजा उसे सलारा को नुकसान पहुंचाने का कोई हक नहीं। अगर उसने ऐसा किया तो मेरी तरफ से मुसीबतें उठाएगा। मैं शाम के वक्त ख्याल ख्वानी के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गया। वो आला अफसर वही बयान दे रहा था जो मैं समझा चुका था। फिर मैंने उसकी जुबान से कहा, जॉर्ज फ्रीमैन की मौत के बाद अब वो मशीन किसी पुरस्कार खजाने की तरह हो गई है जो ना जाने कहाँ दफन की गई है। बहरहाल वो बड़ी बड़ी खतरनाक तंजीमें और बड़े बड़े ममालिक जो जॉर्ज फ्रीमैन को तलाश कर रहे थे, अब उनकी तलाश खत्म हो चुकी है और जो उस मकतूल फ्रीमैन से मशीन के सिलसिले में किसी किस्म का समझौता या सौदेबाजी करना चाहते थे वो सिलसिला भी खत्म हो चुका है। लिहाजा मशीन के दीवारों को अपनी अपनी शतरंज की बिसात फिर बिछानी होगी। इस बिसात से पुराने मोहरों को हटाकर नए मोहरे चलाने होंगे। मैंने इस बयान के आखिर में कहा, चूंकि मिस्टर फरहाद के ताल्लुकात हमारी हुकूमत से हमेशा दोस्ताना रहे हैं। हमने वो वीडियो कैसेट फरहाद साहब को दिखाया है। उसे देखने के बाद फरहाद साहब का बयान है, अब सलारा को मास्कमैन की कैद में नहीं रहना चाहिए। वो मेरे बेटे पारस की एक अच्छी दोस्त है, मैं उसे कोई नुकसान पहुंचते नहीं देखूंगा। अगर मास्कमैन जॉर्ज फ्रीमैन की मौत का यकीन करना चाहती हैं तो उसकी लाश उसके पास रवाना की जा सकती है। इस लाश के बदले सलारा को हमारे पास भेज दिया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मैं जूनियर मास्कमैन के पास पहुंचा और उससे कहा, जो के मुतल्लिक जवाब दो। जनाब, मैंने आपका पैगाम मास्कमैन तक पहुंचा दिया था। वो कस्में खा रहे हैं। आप जिस तरह यकीन करना चाहेंगे उसी तरह यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे। हमने जो को अगवा नहीं किया है, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते।
मास्कमैन से कहो जो बात प्रेस वालों को और बड़े बड़े सुराग रसानों को मालूम नहीं होती पहले मैं मालूम कर लेता हूँ। पेरिस से शाये होने वाले कल के तमाम अखबार जरूर देख लेना, उनमें जॉर्ज फ्रीमैन की मौत की खबर शाये हो रही है। उसे किसी ने कत्ल कर दिया, कातिल को तलाश किया जा रहा है। फराज साहब जरा 1 मिनट, मैं कंप्यूटर के जरिए मास्कमैन को यह जरूरी खबर पहुंचा रहा हूँ। वह एक कंप्यूटर के सामने आकर बैठ गया, उसके जरिए मास्कमैन से रब्ता कायम हो गया। मास्कमैन ने यह बातें सुनकर दूसरी तरफ से कंप्यूटर के जरिए पूछा, यह किस तरह यकीन किया जाए कि कत्ल होने वाला वाकई जॉर्ज फ्रीमैन है? मैंने जूनियर मास्कमैन से कहा कल के अखबारात में इसकी पूरी तफसील है और मास्कमैन को यकीन दिलाने के लिए उसकी लाश उसके पास भेजी जा सकती है। कल के अखबारात में मेरा बयान भी है और वह बयान यह है कि सलारा मेरे बेटे की बहुत अच्छी दोस्त है। मैं उसे नुकसान पहुंचते नहीं देखूंगा, लिहाजा मास्कमैन उसके भाई की लाश देखकर अच्छी तरह मुतमईन होकर सलारा को हमारे पास रवाना कर दे। मास्कमैन की तरफ से जवाब मौसूल हुआ, यह तो फरहाद साहब की जाती है, हमारे मामले में मुदाखलत कर रहे हैं। मैं लाश देखकर मुतमईन होने के बाद भी उस वक्त तक सलारा को अपनी कैद में रखना चाहता हूँ जब तक उस ट्रांसफार्मर मशीन का सुराग ना मिले। मैंने जवाबन कहा, ट्रांसफार्मर मशीन का सुराग लगाना अलग बात है, लेकिन सलारा के जरिए जिस तरह जॉर्ज फ्रीमैन पर दबाव डाला जा रहा था वो सिलसिला खत्म हो चुका है। जब तक वह जिंदा था तुम उस पर दबाव डालकर अपने तौर पर उस मशीन तक पहुंचना चाहते थे। मैंने कोई मुदाखलत नहीं की, क्योंकि ट्रांसफार्मर मशीन किसी की जागीर नहीं है। जो उसे हासिल कर दे वो उसी की मलकियत है। सलारा को कैदी बनाकर मशीन हासिल करने से कोई फायदा नहीं होगा। मुझे शुबह है कि इस मकसद के लिए मेरी बेटी जोजो को भी अगवा किया गया है। जब यह भेद खुलेगा तो मैं समझ लूंगा। फिलहाल कल शाम तक जॉर्ज फ्रीमैन की लाश मशरकी जर्मनी भेज दी जाएगी और कल ही आधी रात से पहले सलारा को पेरिस पहुंच जाना चाहिए। अगर जोजो भी तुम्हारे पास और उसे पेरिस भेज दो तो यह तुम्हारे मुल्क और तुम्हारी कौम के हक में बेहतर होगा। इससे आगे मैं कोई धमकी नहीं देना चाहता। दैट्स ऑल। मैंने दिमागी तौर पर हाजिर होकर पारस को तमाम बातें बताईं। उसने कहा, यह आपने अच्छा किया। मैंने सलारा के साथ एक अच्छे दोस्त की तरह वक्त गुजारा है। अब वो दुनिया में तनहा रह गया तो उसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। मैं तुम्हारी खातिर ही ऐसा कर रहा हूँ, वरना सलारा के सिलसिले में इतनी बातें करना और वक्त ज़ाय करना दानिशमंदी नहीं है। वह अपनी तमाम अहमियत खो चुकी है। भाई मर चुका है। ट्रांसफार्मर मशीन जहाँ भी है उसके मुतल्लिक उसे कुछ मालूम नहीं। वह हमारे तमाम मामला से निकल चुकी है। फिर भी हम उसे मास्कमैन की कैद से रिहाई दिलाएंगे। जब वो पेरिस पहुंच जाए तो उसे यही बताया जाए कि मैं पेरिस में बाबा साहब के दायरे में नहीं हूँ, किसी अहम मामले में दुनिया के किसी हिस्से में भटक रहा हूँ। हम दोनों बाप बेटे उससे दूर रहेंगे और दूर रहकर ही उसकी रिहाइश का माकूल इंतजाम कर देंगे ताकि वो किसी की मोहताज न रहे। दूसरे दिन के अखबारात ने मशीन के तमाम दीवानों को चौंका दिया। कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं था कि किसी ने जॉर्ज फ्रीमैन को किसी वीराने में गोली मार दी है। सब उसकी लाश देखना चाहते थे। अखबारात में यह शाया हो चुका था कि उसकी लाश शाम 4 बजे तक रहेगी। इसके बाद मशरकी जर्मनी भेज दी जाएगी। दोपहर को सुपर मास्टर और इसराइली हुक्काम की तरफ से नुमाइंदे लाश देखने आए। हर जाविये से उसकी तस्वीरें ली। उनके पास एंटी मेकअप कैमरे भी थे ताकि लाश पर मेकअप किया गया हो तो उसके पीछे छुपा हुआ चेहरा वाज़ेह हो जाए। शाम को वक्त मुकर्रर पर उसकी लाश मास्कमैन के पास रवाना कर दी गई। मुझे वाकई मजीद धमकी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सलारा आधी रात से पहले ही पहुंच गई। अखबारी रिपोर्टर और फोटोग्राफर उसे घिरे हुए तरह तरह के सवालात कर रहे थे। वह जवाब में कह रही थी, मैंने अखबार में पढ़ा है कि फरहाद अली तैमूर ने मेरी रिहाई का इंतजाम किया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ और उनके बेटे पारस से फ़ौरन मिलना चाहती हूँ। एक आला अफसर ने कहा, हमें अफसोस है, पारस ना तो पेरिस में और ना ही बाबा साहब के इदारे में। वो कहाँ है ये हम भी नहीं जानते और फरहाद साहब के मुतल्लिक तो सारी दुनिया जानती है कि उनका ठिकाना कोई नहीं जानता। जब भी वो मंजर आम पर आती हैं तो किसी ड्रामाई मरहले पर डमी साबित होती हैं। यह सुनकर वो मायूस हो गई थी, लेकिन इस उम्मीद पर वहां रहेगी कि पारस से शायद जल्द ही मुलाकात हो सकेगी। मास्कमैन ने सलारा को वापस भेज दिया था। अगर जो भी उसके पास होती तो उसे भी वापस भेज देता, क्योंकि ट्रांसफार्मर मशीन इतनी आसानी से हाथ आने वाली नहीं थी और यही बात दूसरों पर भी सादिक आती थी। जॉर्ज फ्रीमैन की मौत के बाद कोई इस मशीन को आसानी से हासिल नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे उम्मीद थी जोजो को जो भी ले गया है वो अगर हमारी दुश्मनी से खौफजदा है तो उसे हमारे पास वापस भेज देगा। अगरचे ये मेरी खामख्याली थी, लेकिन कभी कभी बचकाना बात भी पूरी हो जाती है। पारस अपने बेडरूम में सो रहा था। उसने हस्बे आदत अपने दिमाग को हदायत दी थी, अगर कोई गैर मामूली बात हो तो आंख खुल जाए, और वो गैर मामूली बात हो गई। उसकी आंख खुल गई। उसने नींद भरी आंखों से देखा, बिस्तर के करीब ही जोजो खड़ी हुई थी। उसे यकीन नहीं आया। पहले तो उसने समझा कि ख्वाब देख रहे हैं। वो जल्दी से उठकर बैठ गया। फिर उसने हैरानी से पूछा, जोजो तुम? वो दोनों हाथ कमर पर रखकर बोली, झूठे दगाबाज, मुझसे कहा हम पापा के पास चलेंगे और मुझसे पहले ही यहाँ आकर सो रहे हो। वो बिस्तर से उछलकर कलाबाजी खाता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। फिर बोला, अपना हाथ मुझे दो, मैं यकीन करना चाहता हूँ तुम मेरे पास आ गई हो। तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या मैं तुम्हारे पास नहीं थी? पारस ने समझ लिया वो अब तक उसकी डमी के साथ थी और उसी का जिक्र कर रही है। उसने जल्दी से हाँ के अंदाज में सर हिलाकर कहा, मैं तुम्हारे पास जरूर था, लेकिन तुमसे पहले यहाँ पहुंच गया। अब यकीन करना चाहता हूँ कि तुम भी मेरे पास आ गई हो। उसने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। तब उसे यकीन आया कि वो ख्वाब नहीं देख रहा, हकीकत है। उसने मारी खुशी के जोजो को अपनी तरफ खींच लिया। दूसरे लम्हे उसके हलक से कराह निकली।
जोजो ने ऊंची एड़ी की सैंडल पहनी हुई थी। उसने वो एड़ी पारस के पांव पर जोर से मारी थी, फिर अलग होकर बोली, तुम अब तक अच्छे बच्चे की तरह मेरे साथ हंसते खेलते थे, अपने पापा के घर आते ही गंदे बच्चे बनने लगे। मैं इसीलिए आने से इनकार कर रही थी। चलो हम वापस जाएंगे। नहीं जोजो, मैं पहले की तरह अच्छा बच्चा हूँ, बस जरा खुशी से बेकाबू हो गया था, अब ऐसा नहीं होगा, आओ पापा से मिलते हैं। वो जरा पीछे हटकर बोली, वो मेरा दिमाग तो नहीं खराब करेंगे? मामा मुझ पर तनवीमी अमल तो नहीं करेंगी? वैसा कभी नहीं करेंगे, मैंने मना किया है कि मेरी जोजो की मर्जी के खिलाफ कोई कुछ ना करे। वो खुश होकर बोली, तुम्हारे ही भरोसे पर आई हूँ, देखो मुझे अपने माँ बाप से बचा कर रखना, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो उसका हाथ पकड़कर उस कमरे से निकले, फिर मेरे बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने फौरन ही आंखें खोल दी, पूछा कौन है? पारस ने कहा, पापा जल्दी दरवाजा खोलिए, देखिए कौन आया है। मैंने फौरन उठकर दरवाजा खोला तो जोजो को देखकर हैरान रह गया। उसने मुझे अदब से सलाम किया, मगर सहमे हुए अंदाज में पारस के पीछे चली गई। वो हंसते हुए बोला, ये आपसे और मामा से डर रही है, इसके दिल से डर निकालिए। मैंने बड़े ही मोहब्बत भरे अंदाज में कहा, तुम तो मेरी बेटी हो, मैं भला तुम्हारा दिमाग खराब कर सकता हूँ? वो तो मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैं ऐसी बातें तुम्हारी मामा से कह रहा था। अब मैंने तुम्हारी मामा को भी सख्ती से डांट दिया है। आप सच कह रही हैं? हाँ, तुम तो जानती हो, इतनी बड़ी दुनिया में तुम ही तो एक मेरी बेटी हो। हम तुमसे दुश्मनी कभी नहीं करेंगे, हमेशा मोहब्बत करते रहेंगे, आओ मेरे पास। वो झिझकती हुई मेरे पास आई। मैंने उसका सर अपने सीने से लगाकर थपकते हुए कहा, मेरी बेटी बहुत समझदार है, अब यहाँ इत्मीनान से बैठकर हमें बताएगी कि इतने दिनों तक कहाँ थी और अब कहाँ से आ रही है। हम सब कमरे में आए। जोजो ने कहा, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? पारस से पूछ लीजिए, ये भी तो मेरे साथ था। मैंने बात बनाते हुए कहा, तुम्हें याद है जब आखिरी बार तो मेरे घर से निकल कर गई थी तो कोको चॉकलेट खा रही थी? हाँ याद है, वो बड़े मजे की चॉकलेट थी, मगर उसे खाने से आदमी बेहोश हो जाता है, बहुत कुछ भूल जाता है। इस तरह वो शख्स जिसे तुम प्यारा प्यारा अंकल कहती हो, उसने पारस को भी वही चॉकलेट खिलाई थी। ये भूल गया है कि तुम्हारे साथ इतने दिनों से कहाँ था और अब मेरे घर में कैसे पहुंच गया है। जोजो ने हैरानी से पारस को देखते हुए पूछा, पारस क्या तुम सचमुच भूल गए हो? मुझे अच्छी तरह याद नहीं आ रहा है, तुम बताओगी तो फिर याद आ जाएगा। वो अपनी अकल के मुताबिक बताने लगी, वो मेरे बहुत प्यारे प्यारे अंकल थे, मैं फिर उनसे मिलने जाऊंगी, मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मुझे बेटी की तरह चाहते थे। मैंने कहा मैं पारस के बगैर नहीं रहूंगी, तो उन्होंने चंद घंटों के बाद ही पारस को मेरे पास पहुंचा दिया। मैं वहां बहुत खुश थी, हम दोनों हंसते खेलते रहते थे। मैंने उसकी बात काटते हुए पूछा, क्या तुम्हें पता है तुम बहुत देर तक गाफिल रही थी, अपने होश में नहीं थी, यानी कोमा में थी। मैं भी होश नहीं हुई थी, सो गई थी, एक दिन और एक रात तक सोती रही। जब बेदार हुई तो प्यारे प्यारे अंकल ने बताया कि आप लोगों ने चोरी छुपे मेरे दिमाग पर तनवीमी अमल किया था। फिर मेरे प्यारे अंकल ने मुझे उस तनवीमी अमल से निजात दिला दी। वह झूठ कहता है, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया था। तुम हमारी प्यारी बेटी हो, वो झूठ बोलता है, वो तुम्हें नादान और बच्ची समझकर बेवकूफ़ बना रहा था। मेरी समझ में नहीं आता, वो कहते हैं आप दुश्मनी कर रहे हैं और आप कहते हैं कि वो दुश्मनी कर रहा था। पारस ने पूछा, जोजो मैं तुम्हारे लिए कैसा हूँ? तुम तो बहुत अच्छी हो। जब मैं अच्छा हूं तो मेरे पापा बुरे कैसे हो सकते हैं? मैंने कहा, तुम तकरीबन 12 बरस से हमारे साथ हो, कि अब से पहले हमने कभी दुश्मनी की थी? नहीं, आप लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब कुछ समझ में ना आए तो बात अपने बुजुर्गों पर छोड़ देनी चाहिए। बुजुर्गों पर ना सही तुम्हें कम से कम पारस पर तो भरोसा है, इसलिए पारस की बात का एतबार करो। ये बताओ वो तुम्हें क्यों ले गए थे और इतनी आसानी से वापस क्यों कर दिया? जोजो ने हैरानी से पूछा, क्या आप नहीं जानते? अगर मैं जानता तो तुमसे क्यों पूछता? पारस तुम बता दो, तुम्हें तो पता है। मैं अभी कह चुका हूं, मेरी याददाश्त कुछ कमजोर हो गई है और तुम जो बातें बताती जा रही हो मुझे याद आती जा रही हैं। आगे बताओ क्या हुआ? अरे और क्या होगा, हमारे प्यारे प्यारे अंकल ने हमें इसलिए अपने पास बुलाया था कि वो तुम्हारे दिमाग में भी टेलीपैथी का इल्म डालना चाहते थे। मैंने और पारस ने हैरानी से पूछा, ये क्या कह रही हो? हाँ सच कह रही हूँ, उनके पास ट्रांसफार्मर मशीन है। जब मुझे मालूम हुआ कि पारस के दिमाग में भी टेलीपैथी की सलाहियत आ जाएगी तो मैं खुश हो गई, सोचने लगी फिर तो हम हजारों आदमियों के बीच में भी खामोश रहकर सोच के जरिए खूब बातें किया करेंगे। मैंने परेशान होकर पूछा, बेटी आगे बताओ क्या हुआ? आगे और क्या होना था, वहां ट्रांसफार्मर मशीन रखी हुई थी, मुझे एक बिस्तर पर लिटाया गया, फिर मेरे सर पर एक कहानी कैप पहनाई गई। इसके बाद मुझे होश नहीं रहा। क्या तुमने देखा था दूसरे बेड पर पारस को लिटाया गया था? हाँ, दूसरे बेड पर पारस था, पूछ लीजिए, ये हजरत तो सामने बैठी हैं। पारस ने उसका हाथ थाम कर कहा, तुम्हें बच्ची समझकर अहमक बनाया गया, मैं वहां नहीं था, मेरी डमी थी, जरा याद करो। कुछ अर्सा पहले तुमने सुना था कि सलारा और जॉर्ज फ्रीमैन ने मेरी एक डमी तैयार की है, जिसके जरिए उन्होंने इसराइली हुकाम से $1 करोड़ से भी ज्यादा रकम हासिल की। इसके बाद पापा उसे अपने पास ले आए, फिर वहां से वो तुम्हारा प्यारा अंकल उसे अगवा करके ले गया। पारस उसे समझा रहा था और मेरे दिमाग में सनसनाहट सी हो रही थी। ये कैसे हो सकता है? क्या वाकई जोजो के बयान के मुताबिक कहीं ट्रांसफार्मर मशीन है जिसके जरिए जोजो के दिमाग से टेलीपैथी का इल्म किसी दूसरे के दिमाग में मुंतकिल किया गया है? मैंने फौरन ही ख्याल ख्वानी की परवाज की, सोनिया के पास पहुंचा, उसे मुख्तसर तौर पर जोजो के हालात बताए। वो भी हैरान होकर बोली, ये कैसे मुमकिन है? यहाँ शेरों के गार के सामने तकरीबन 1 फरलांग के फासले पर हमने वो बस्ती आबाद की है। हम बराबर मोहतात रहते हैं, किसी दुश्मन को उस गार की तरफ जाते हुए नहीं देखा, फिर वो मशीन किसी और के हाथ कैसे लग सकती है?
तुम अभी उस गार में जाने का इंतजाम करो और देखो मशीन मौजूद है या नहीं, और अगर है तो उसे पहली फुर्सत में तबाह कर दो। वो उसी वक्त गार में जाने के इंतजाम करने लगी। अच्छे खासे हथियार और जहरीली गैस के बॉम्ब गाड़ियों में रख लिए गए थे। फिर वो काफिला शेरों के गार की तरफ रवाना हुआ। करीब पहुंचकर उन्होंने बॉम्ब के धमाके शुरू किए। हर तरफ धुआं ही धुआं फैलने लगा। शेर उस गार से निकल निकल कर भाग रहे थे। धमाकों की आवाज़ जंगल में दूर तक गई थी। थोड़ी देर बाद कितने ही हेलीकॉप्टर फिजा में परवाज करते हुए दिखाई दिए। उस वक्त तक सोनिया गार के अंदर पहुंच गई थी। वो अपने साथियों के साथ गैस मास्क पहने हुए थी। अंदर धुआं ही धुआं था। धुआं छटने का इंतजार किया जाता तो दुश्मन सर पर पहुंच जाते। उसने जीप की हेडलाइट्स रोशन कर दी थी और उसी रोशनी में संभल संभल कर ड्राइव करती जा रही थी। आखिर उस जगह पहुंच गई जहां बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे और कुछ पत्थरों के पीछे वो ट्रांसफॉर्मर मशीन छुपाई गई थी। उसके वफादारों ने जीप से उतरकर फौरन ही उन पत्थरों को एक तरफ हटाना शुरू किया तो मशीन नजर आने लगी। बड़ी हैरानी की बात थी, मशीन तो उसी जगह मौजूद थी। फिर वो तीसरी मशीन कहां से आ गई जिसमें से जोजो को गुजारा गया था और उसके दिमाग से टेलीपैथी का इल्म किसी दूसरे के दिमाग में मुंतकिल किया गया था? क्या वो मशीन जो सोनिया निकाल रही थी जाली थी और असली वहां से कोई ले गया था? सोनिया इस मशीन के एक हिस्से के मुतालिक मुझे बताने लगी और मैं तस्दीक करने लगा कि असली मशीन है। पूरी मशीन चेक करने के बाद यकीन हो गया कि जॉर्ज फ्रीमैन की ट्रांसफॉर्मर मशीन वही है और उसे अब तक किसी ने हाथ नहीं लगाया था। सोनिया वहां से वो असली मशीन ले जा रही थी। गार से निकलते हेलीकॉप्टर से बॉम्ब के धमाके होने लगे। सोनिया के वफादारों ने पहाड़ी के ऊपर मोर्चा बना लिया था और वहां से हेलीकॉप्टर पर फायरिंग कर रहे थे। सोनिया को वहां से मशीन के साथ निकल जाने का मौका दे रहे थे। उसके आसपास कई गाड़ियां थी। दूर हेलीकॉप्टर से वार्निंग दी जा रही थी, हम मादाम सोनिया को पहली और आखिरी बार समझाती हैं, इस गार से जो सामान भी निकाला गया उसे खुले मैदान में छोड़ दिया जाए, वरना वो सामान के साथ जिंदा सलामत नहीं जा सकेंगी। इसके जवाब में सोनिया के आसपास चलने वाली गाड़ियों की छतों पर खड़े हुए मुसल्लह अफराद हेलीकॉप्टर की तरफ फायरिंग कर रहे थे। पहाड़ियों पर से भी फायरिंग हो रही थी। हेलीकॉप्टर को करीब आने का मौका नहीं मिल रहा था। सोनिया बड़ी कामयाबी से एक फर्लांग का फासला तय करते हुए उस बड़े से कॉटेज में पहुंच गई जिसके फर्श के नीचे तकरीबन 20 फुट गहरा गड्ढा था। उसमें सिर्फ लकड़ियां भरी हुई थीं। सोनिया और उसके साथियों ने जल्दी जल्दी मशीन के वो तमाम हिस्से लाकर उस गड्ढे में फेंक दिए। पेट्रोल छिड़क दिया गया। फिर बाहर आकर चारों तरफ से पेट्रोल छिड़कने के बाद आग लगा दी। खुले मैदान में दुश्मनों की तरफ से फायरिंग हो रही थी और इस फायरिंग का जवाब दिया जा रहा था। लकड़ी के बड़े कॉटेज से अब शोले उठ रहे थे। सोनिया के पास 2 हेलीकॉप्टर थे। उसके साथियों ने हेलीकॉप्टरों के जरिए दूसरे हेलीकॉप्टरों से फिजाई जंग में मसरूफ थे। जमीन से लेकर फिजा की बुलंदियों तक धमाके हो रहे थे। फायरिंग की आवाजें दूर तक जंगलों में गूंज रही थी। जानवर दहशत ज़दा होकर भाग रहे थे। उस कॉटेज में छत की बुलंदी से लेकर गड्ढे की गहराई तक आग ही आग थी। अब वो आग आसानी से बुझाई नहीं जा सकती थी। वहां इतना पानी भी नहीं था। अगर वो करीब पहुंच भी जाते तो इस बढ़ती हुई आग को बुझाना मुमकिन ना होता। लिहाजा मशीन के दीवाने दूर ही दूर से परवाज करते हुए उस मशीन के जलने का तमाशा देख रहे थे। दूसरे दिन के अखबारात ने मशीन की तबाही के सिलसिले में खबरें शाया की और ये वाज़ेह तौर पर लिखा कि अब हमारी दुनिया में कोई ट्रांसफार्मर मशीन नहीं रही। मशीन के दीवानों को मायूस हो जाना चाहिए। हम भी यही समझ रहे थे। दोनों मशीनों को हमने तबाह किया था, तीसरी मशीन हो ही नहीं सकती थी। और जोजो ने जो बयान दिया था वो बचकाना था और एक बचकाना ज़हन रखने वाली लड़की के बयान पर किस हद तक यकीन किया जा सकता था। इस सिलसिले में एक बात खटक रही थी। आखिर वो अगवा करने वाला जोजो को किस मकसद से ले गया था? फिर उसने किसी तरह का नुकसान पहुंचाए बगैर उसे आराम से वापस कर दिया। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? हम 2 हफ्ते तक इस मसले में उलझते रहे। 2 मशीनों को तबाह करने के बाद अगरचे इत्मीनान हो गया था, लेकिन जोजो के बयान ने और उसके अगवा ने हमें बुरी तरह उलझा कर रख दिया। ठीक 2 हफ्ते बाद मैंने अपने दिमाग में पराई सोच की लहर महसूस की। पहले तो मैंने सांस रोकी, फिर पूछा, कौन? रसवंती? किसी मर्द का कहका सुनाई दिया। मैंने पूछा, आर्मर क्या तुम हो? इस तरह क्यों हंस रहे हो? एक अजनबी सी आवाज ने हंसते हुए पूछा, मिस्टर फरहाद अली तैमूर, क्या एक टेलीपैथी जानने वाले को अपने दिमाग में खुश आमदीद नहीं कहोगे? मैं खड़ा हुआ था, धब से सोफे पर गिर पड़ा। यह मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि नया टेलीपैथी जानने वाला हमारी दुनिया में आ सकता है, और वो भी मशीन के जरिए। उसकी आवाज़ सुनाई दी, तुम दुरुस्त तो सोच रहे हो। कुदरती तौर पर टेलीपैथी सीखना बहुत मुश्किल है। एक ट्रांसफॉर्मर मशीन के कामयाब तजुर्बे ने मुझे तुम्हारे दिमाग में पहुंचा दिया है। तुम कौन हो? वो हंसते हुए बोला, अपनी प्यारी प्यारी जोजो बेटी का प्यारा प्यारा अंकल। मैं उस मासूम लड़की का एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जब तक जिंदा रहूंगा उसे एक बाप की तरह चाहता रहूंगा। उसके दिमाग ने टेलीपैथी का इल्म मुझे दिया। मैंने अपने दिमाग से एक दूसरे साथी के दिमाग में यही इल्म मुंतकिल किया। मेरे दूसरे साथी ने तीसरे के दिमाग में मुंतकिल किया। इस तरह हम 7 टेलीपैथी जानने वाले इस दुनिया में नया जन्म ले चुके हैं। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, ओ खुदाया, ये क्या हो गया? अजल से अब तक एक ही शैतान था जो हर इंसान के दिमाग में घुस जाता था। अब तो दिमागों में घुसने वाले 7 शैतान और पैदा हो चुके हैं। बाज़ हक़ाइक़ ऐसी होती हैं जो अचानक ही ज़ाहिर होती हैं और दिमाग को शदीद झटका पहुंचाती हैं।
जैसे बिजली या कबारगी स्याह बादलों से लपकती है, फिर आंखों को खीरा करती हुई जाने कहाँ गुम हो जाती है, लेकिन इसकी चमक देर तक आंखों को चुंधियाती रहती है। बस ऐसी वो हकीकत थी जो मेरे दिमाग में बोल रही थी, और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि हमारी दुनिया में तीसरी ट्रांसफॉर्मर मशीन भी मौजूद है जो टेलीपैथी जानने वाले शैतानों को जन्म देती जा रही है। बड़ी हैरानी की बात थी, आखिर वो तीसरी ट्रांसफॉर्मर मशीन कहाँ से आ गई, वो कब तैयार हुई, किसने तैयार की? मैंने अपने दिमाग में आने वाले से पूछा, तुम कौन हो, अपना तारुफ कराओ। उसने हंसते हुए कहा, मैं जरूर अपना तारुफ कराऊंगा, लेकिन यह बात अच्छी तरह समझ लो, तुम मेरा और मेरे दूसरे टेलीपैथी जानने वाले साथियों का जिक्र किसी दूसरे से नहीं करोगे। अगर ऐसा करूंगा तो हम तुम्हारे खिलाफ कोई ताकत इस्तेमाल नहीं करेंगे। तुम जबरदस्त कुव्वत इरादी के मालिक हो, सांस भी रोक लेते हो। हम तुम्हारे दिमाग में जलजला भी पैदा नहीं कर सकते। फिर किस बलबूते पर मुझे पाबंद करना चाहते हो? हम तुम्हारा मजाक उड़ाना नहीं चाहते। तुम दुनिया वालों से चीख चीख कर कहोगे, कुछ नए टेलीपैथी जानने वाले पैदा हो गए हैं, कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए कि हम तुम्हारी तरह मकाना अंदाज में अपनी ख्यालख्वानी का मुजाहरा नहीं करेंगे। वो फिर अपने मखसूस अंदाज में हंसने लगा। इसके बाद बोला, जरा सोचो, अकल से काम लो। 2 ही ट्रांसफॉर्मर मशीनें थीं और दोनों को तुम लोगों ने तबाह कर दिया और उसे तबाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। तुम किसी से कहोगे कि मैं जो कोई भी हूं तुम्हारे दिमाग में आता हूं, तो लोग तुमसे सवाल करेंगे, भाई कोई कैसे तुम्हारे दिमाग में आता है, जबकि तुम लोगों ने खुद ही ट्रांसफॉर्मर मशीन का वजूद इस दुनिया से मिटा दिया है। ये आइंदा की बातें हैं, और आइंदा कोई भी बात बिल्कुल वैसी नहीं होती जैसी हम तुम चाहते हैं। अभी तुम अपना नाम और जोग्राफिया बताओ। कोई भी मैदान जीत लेने के बाद इतनी खुशी होती है कि आदमी बात बात पर बेख्तियार कह के लगाता है। वो भी कह कहा लगाने लगा। फिर उसने कहा, मेरा नाम सुनोगे तो चौंक जाओगे। वैसे मेरा कोई नाम नहीं बल्कि ओहदा है, मैं सुपर मास्टर हूं। चश्मे जदन में सारा मामला समझ में आ गया। मैंने कहा, अब समझा। तुम लोगों ने मुझसे वो ट्रांसफॉर्मर मशीन हासिल करने के बाद एक और मशीन तैयार करवा ली थी। तुम कड़ी से कड़ी मिलाते जाओगे। सीधी सी बात है, हमारा मुल्क सुपर पावर है, हमारे यहाँ दौलत की कमी नहीं है। जब हम चांद पर रॉकेट भेजते हैं और सितारों पर कुमंद डालने की कोशिशें कर रहे हैं, तो ऐसी ट्रांसफॉर्मर मशीन की क्या अहमियत है? हम दर्जनों मशीनें तैयार कर सकते हैं। फिलहाल मामला यह है कि हमने तुमसे जो मशीन हासिल की थी वो अभी तक हमारे पास है, और उसकी जो नकल हमने तैयार की थी उसे तुमने तबाह कर दिया। तुम भी खुश हो गए, हम भी खुश हैं। बेशक इतना अमीर तरीन मुल्क एक नहीं दर्जनों मशीनें तैयार करा सकता है। हम तो सिर्फ उस नक्शे के मुतालिक सोच रहे थे जो सुपर मास्टर के मुल्क में रह गया था, और जिसे हासिल करके जला डालने के लिए आला बीबी और पारस दोम अभी तक न्यूयॉर्क में थे। हम अपने इरादों में बुरी तरह नाकाम रहे थे। नक्शा तो अब एक मामूली सी बात बन गया था। वहां मुकम्मल मशीन तैयार हो चुकी थी और आइंदा भी इसके इम्कानात थे। उसने कहा, सुपर मास्टर एक बहुत बड़ा और एक बहुत ही खतरनाक ओहदा है। एक जमाना था जब सुपर मास्टर का नाम सुनकर छोटे बड़े तमाम ममालिक दहशत ज़दा हो जाया करते थे, क्योंकि इस ओहदे पर जो शख्स होता था वो बला का मक्कार सियासतदान होता था। अपनी सियासी चालबाजियों से किसी भी हुकूमत का तख्ता उलट देता था। जब से तुमने टेलीपैथी का हथियार इस्तेमाल करना शुरू किया है, तब से सुपर मास्टर की अहमियत कम होते होते सिफर रह गई थी। मिस्टर फरहाद, तुम्हें वो मास्टर यूशे तो जरूर याद होगा। हाँ, मुझे याद है। वो पहला सुपर मास्टर था जो दुश्मन बनकर मेरी जिंदगी में आया था। मैं उसे इसलिए नहीं भुला सका हूं कि उन दिनों सोनिया उसकी आलाकार थी और मेरी जानी दुश्मन। और मास्टर यूशे इसलिए भी याद रहेगा कि वही एक ऐसा सुपर मास्टर था जो टेलीपैथी जानता था। हाँ, मास्टर यूशे जिसे तुमने मार डाला था। तुम मेरे बाप के कातिल हो। मैंने हैरानी से पूछा, बाप? मैं मास्टर यूशे का बेटा हूं। आज से 20 बरस पहले मैंने कसम खाई थी, मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा और तुम्हारा मुकाबला करने के लिए टेलीपैथी का इल्म हासिल करूंगा। तब से मैंने ये इल्म हासिल करने के हर मरहले से गुजरते रहने की कोशिश की। बरसों तक क्षमा बीनी और ना जाने क्या कुछ करता रहा, लेकिन ये इल्म हासिल ना हो सका। एक बुजुर्ग ने कहा, अपने अंदर इंतकामी जज्बा रखकर कोई भी इल्म या हुनर हासिल करना चाहोगे तो कभी कामयाबी नहीं होगी। मैं बड़ी उलझन में था, अपने अंदर से इंतकामी जज्बा नहीं निकाल सकता था। हर रात हर दिन ये सोचता था कि किसी तरह तुम्हारी शाहरग तक पहुंच जाऊं। बहरहाल मैं नहीं जानता कि ये मेरी बदनसीबी थी या इंतकामी जज्बा था जिसने मुझे टेलीपैथी सीखने का मौका नहीं दिया। मैंने कहा, इसके बावजूद तुम सीख गए। लोग सच कहते हैं, जज्बा अगर सादिक हो, इरादे अगर चट्टान की तरह मजबूत हो, तो इंसान की ख्वाहिश एक दिन जरूर पूरी होती है। जब ट्रांसफॉर्मर मशीन का चक्कर चला तो मैं अपनी तमाम सलाहियतों के साथ मैदान अमल में आ गया। खुद को गुमनाम रखा, लेकिन यह कसम खा ली कि वो मशीन जरूर हासिल करूंगा। चूंकि मैं मास्टर यूशे का बेटा हूं, इसलिए यहाँ के आला हुक्काम मेरी बहुत कदर करते हैं, मुझे हर तरह की सहूलतें फराहम करते हैं। उन्होंने वादा किया था अगर मैं ट्रांसफॉर्मर मशीन हासिल कर लूं और इसके जरिए अपने बाप की तरह टेलीपैथी का इल्म हासिल कर लूं तो मुझे सुपर मास्टर बना दिया जाएगा। और तुम सुपर मास्टर बन चुके हो। दुनिया के लिए सुपर मास्टर हूं और तुम्हारे लिए मौत। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कब तक मार डालने का इरादा है? मैं इतना नादान नहीं हूं कि तुम्हारे लिए एक अंधी गोली किसी अंधेरे से पार्सल कर दूं और तुम चंद सेकंड में तड़प तड़प कर हमेशा के लिए खत्म हो जाओ। नहीं, मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा और ऐसी मौत मारूंगा कि तुम लम्हा लम्हा मरते रहोगे मगर जिंदा रहोगे।
तुम्हारे टेलीपैथी जानने वाले साथी और तुम्हारी नाकाबिले शिकस्त सोनिया की जिंदगी सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करते करते गुजरेगी, मगर वो भी तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकेंगे। मैं जिस अजाब में तुम्हें मुब्तला करूंगा उस अजाब से कोई तुम्हें निकाल नहीं सकेगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अभी थोड़ी देर पहले मैं कह चुका हूं, यह सब आइंदा की बातें और आइंदा हर बात इस तरह नहीं होती जिस तरह हम और तुम सोचते हैं। दुरुस्त कहते हो। तुम्हारे मुकाबले पर आने से पहले मैंने ये अच्छी तरह समझ लिया था कि मुझे ज्यादा खुशफहमी में मुब्तला नहीं रहना चाहिए, लिहाजा मैं आइंदा की बात नहीं करूंगा। मैंने पूछा, तुमने मेरी बेटी जोजो को 2 हफ्ते पहले पहुंचा दिया था, यानी उस वक्त तक तुम टेलीपैथिक इल्म हासिल कर चुके थे, फिर 2 हफ्ते बाद मुझसे राब्ता क्यों कायम कर रहे हो? उसने जवाब दिया, मैं इस अरसे में ये यकीन करता रहा कि वाकई टेलीपैथिक इल्म हासिल हो चुका है और ये आर्जी नहीं है। मेरे दिमाग में ये इल्म मुस्तकिल रहेगा। दूसरी बात यह कि तुम मेरे मुल्क के हर राज से वाकिफ हो। तुम जिस वक्त चाहो पलक झपकते ही यहाँ क्यामत जैसी तबाहियां ला सकते हो, मेरे मुल्क को देखते ही देखते कंगाल बना सकते हो, मेरी कौम को मिटा सकते हो। इसलिए मैंने सोचा पहले अपने मुल्क और अपनी कौम के बचाव की तदबीर कर लूं। तुम्हें फ्रांस की हुकूमत सर पर बिठाती है, वहां तुम्हें हर तरह की आसाइशें और सहूलतें मुयसर हैं, लिहाजा मैं इस अरसे में उस हुकूमत के अहम राजों तक पहुंचता रहा। और यह कोई बड़ी बात नहीं है। हुकूमत फ्रांस के आला हुक्काम आए दिन रेडियो और टीवी वगैरह के जरिए तकरीरें करते हैं, अखबारात में उनकी तस्वीरें छपती हैं, उनके दिमागों तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह फौजी जनरल और कर्नल भी हमसे छुपे नहीं रह सकते। मुख्तसर यह है कि मैंने इस मुल्क का एक राज इस तरह मालूम किया है जिस तरह तुम हमारे तमाम राजों से वाकिफ हो। अगर तुमने हमें जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो हम टेलीपैथी जानने वाले हुकूमत फ्रांस को 10 जगह से नुकसान पहुंचाएंगे और इसका इल्जाम तुम्हारे साथ आएगा, क्योंकि यह नुकसान टेलीपैथी के जरिए होगा। और टेलीपैथी तुम्हारे 3 साथी जानते हैं, हम तो बिल्कुल नहीं जानते। यह कहते ही वो फातिहाना अंदाज में कह के लगाने लगा। मैं अभी सांस रोककर उसे दिमाग से बाहर निकाल सकता था, लेकिन उसे बहुत कुछ पूछना चाहता था। अभी उसने कहा था, मेरे मुकाबले पर आने से पहले उसने यह तहैया कर लिया था कि कभी खुशफहमी में मुब्तला नहीं रहेगा। लेकिन ऐसे 2-4 ही लोग होते हैं जो बड़ी मुश्किल से अपनी कमजोरियों पर काबू पाते हैं। वो जितनी डींगे मार रहा था उससे पता चल रहा था कि वो बेहद खुशफहमी में मुब्तला है और यही चीज उसे एक दिन ले डूबेगी। मैंने पूछा, तुम्हारे बाकी 6 टेलीपैथी जानने वाले साथी यकीनन तुम्हारे मातिहत होंगे? बेशक वह मेरे मातिहत हैं। इसका मतलब है तुमने उन मातिहतों के दिमागों में टेलीपैथी मुंतकिल कराने से पहले कोई ऐसी कमजोरी भी रखी होगी जिसके बायस वो तुमसे बरतर नहीं हो सकेंगे। यह महज तुम्हारा ख्याल है। क्या तुमने अपने टेलीपैथी जानने वाले साथियों को किसी तरह कमजोर बनाकर रखा है ताकि वो किसी मौका पर तुम्हारा मुकाबला ना कर सके? मैंने जवाब दिया, रसवंती मेरी बीवी है, वह 1000 इख्तलाफात के बावजूद मेरी दुश्मन नहीं बन सकती। माजी में उसने दुश्मनों के फ्रेम में आकर मुझसे तरह तरह के इख्तलाफात किए, लेकिन फिर मेरे पास चली आई। उसने कभी मुझे जानी नुकसान नहीं पहुंचाया। दूसरा आर्मर है, वो इंसान के रूप में एक फरिश्ता है। वो दोस्त और दुश्मन सबसे मोहब्बत करते हैं, फिर भला किसी मौके पर मुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? तीसरी जो है जिसके मुतल्लिक तुम अच्छी तरह समझ चुके हो। सुपर मास्टर, मेरा तुम्हारा मामला अलग अलग है। तुम्हारे पास जो मातियत हैं उनमें से कोई गद्दार भी हो सकता है, कोई किसी मौके पर धोखा भी दे सकता है, लिहाजा तुमने इस सिलसिले में जरूर कोई पेशबंदी की होगी। इस बार वो जरा परेशान हुआ, जरा संभल कर बोला, मैं समझ गया तुम मेरे मातियतों में कमजोरियां तलाश करके उनके जरिए मुझ तक पहुंचोगे। मैंने कहा ना कि मैं ज्यादा खुशफहमी में मुब्तला नहीं रहूंगा। हो सकता है तुम एक दिन मुझ तक पहुंच जाओ, लेकिन इससे क्या होता है, मेरे बाद जो सुपर मास्टर आएगा वो भी टेलीपैथी जानने वाला होगा। वो दिन भूल जाओ जब तुम हर सुपर मास्टर को 0 बना दिया करते थे। अब हम बराबर की सलाहियतों और कुव्वत के मालिक हैं। इस बार देख लेना तुम्हारा क्या हशर होता है। आज के बाद से तुम सिसक सिसक कर जिंदगी गुजारते रहोगे और मैं तुम्हारे पास आता रहूंगा। दैट्स ऑल। वह चला गया। अगरचे हमारी गुफ्तगू दिमाग के अंदर सोच के जरिए होती रही थी, लेकिन मैं अपनी जुबान से जवाब देता रहा था ताकि पार सुनता रहे और आने वाली नई मुसीबतों के मुतल्लिक अपने तौर पर राय कायम करता रहे। मैंने रसवंती और आर्मर को जनाब शेख साहब के दिमाग में आने के लिए कहा, फिर तीनों को उन 7 शैतानों के मुतल्लिक बताया। वह हैरानी से सुन रहे थे। जनाब शेख साहब ने कहा, यह बहुत बुरा हुआ। अगर वो इसी तरह गुमनाम रहे और चुपचाप ख्यालख्वानी के जरिए फ्रांसीसी हुकूमत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहे तो तुम टेलीपैथी जानने वाले बदनाम होते रहोगे। मैं अभी यहाँ के आला हुकाम से राब्ता कायम करता हूँ और उन्हें सूरत हाल से आगाह करता हूँ। रसवंती ने पूछा, हमारे लिए क्या हुक्म है? तुम तीनों ख्यालख्वानी के जरिए उन तमाम ममालिक के सरबराहों तक पहुंचो जो हमारे दोस्त हैं। उनसे कहो कल सुबह के अखबारात में जली हरफों से यह खबर शाया होनी चाहिए कि एक तीसरी ट्रांसफार्मर मशीन मौजूद है और इसके जरिए टेलीपैथी जानने वाले 7 शयातीन जन्म ले चुकी हैं, जिनमें से एक सुपर मास्टर है। सुपर मास्टर का जिक्र खास तौर पर होना चाहिए। जनाब शेख साहब ने बेहतरीन मशवरा दिया था। वो गुमनाम रहकर खामोशी से ख्यालख्वानी के जरिए हमारे खिलाफ सारी दुनिया में गलत फहमी पैदा करने चाहते थे। उनका तोड़ यही था कि हम पर बदनामी की आंच आने से पहले उन्हें बेनकाब किया जाए। रसवंती सोनिया के पास और आर्मर आला बीबी के पास चला गया ताकि उन्हें मौजूदा हालात के मुतालिक तफसीलात बताई जा सकें। इसके बाद वो दोस्त ममालिक के सरबराहों के पास पहुंचने लगे। मैंने जूनियर मास्क मैन को मुखातिब करते हुए कहा, एक बहुत ही बुरी खबर है। मैं जो कह रहा हूं उसे कंप्यूटर के जरिए अपने मास्क मैन तक पहुंचाओ। फिर मैंने उसे भी सुपर मास्टर और उसके 6 मातियतों के मुतालिक तफसील से बताया जो टेलीपैथी इल्म हासिल कर चुके थे और इस खतरे से आगाह किया कि ट्रांसफार्मर मशीन इनके पास मौजूद है।
अगर इन 7 शैतानों में से कोई एक कम हुआ तो फिर एक टेलीपैथी जानने वाला पैदा हो जाएगा। इस तरह मास्कमैन का मुल्क, जो दूसरी सुपर ताकत कहलाता है, वह सुपर मास्टर के हाथों बुरी तरह तबाह होगा। मास्कमैन के मुल्क का कोई राज नहीं रहेगा और उसे एक छोटे हकीर मुल्क की तरह सुपर मास्टर के कदमों में गिरना होगा। थोड़ी देर बाद कंप्यूटर के जरिए मास्कमैन का जवाब मिला, जनाब फरहाद साहब, वाकई आपने बहुत बुरी खबर सुनाई है। अगर हमारे मुल्क पर एटम बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब बरसाए जाते तो वो भी हमारे लिए इतनी दहशतनाक बात ना होती, क्योंकि हम ताकत में सुपर मास्टर के मुल्क से किसी तरह कम नहीं है। लेकिन इनका टेलीपैथी सीख लेना हमारे लिए मौत का पैगाम है। आप बुरा ना माने, हमें आपकी इतला पर शुबा है। ये जानते हुए भी कि आपकी इतला दुरुस्त हुई तो हमारी बेयकीनी खुद हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। ताहम आपसे दरख्वास्त है कि किसी तरह हमें पुख्ता यकीन दिलाने की कोशिश करें। मुझे अफसोस है, मेरे पास यकीन दिलाने की कोई सूरत नहीं। सुपर मास्टर ने यह तय कर लिया है कि अपने 6 टेलीपैथी जानने वालों के साथ कभी जाहिर नहीं होगा, चुपचाप ख्यालख्वानी के जरिए अपने दुश्मनों से निमटता रहेगा और इस तरह सारा इल्जाम मुझ पर और मेरे टेलीपैथी जानने वाले साथियों पर आता रहेगा। मास्कमैन की तरफ से जवाब मिला, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हो और उससे पहली पेशबंदी कर रहे हो कि कोई और भी टेलीपैथी जानने वाला पैदा हो गया है, वो भी एक नहीं 7 हैं। मैं झूठ किस लिए बोलूंगा? किस लिए तुम्हारे मुल्क को तबाह करूंगा, जबकि मैं बरसों से तुम्हारे एक राज से वाकिफ हूं। क्या तुम नहीं जानते कि 2 हफ्ते पहले जो अगवा की गई थी, उसी के दिमाग से सुपर मास्टर ने अपने दिमाग में टेलीपैथी मुंतकिल कराई है? मास्कमैन ने जवाबन पूछा, हम कैसे यकीन करें कि जो वाकई अगवा की गई थी? आपने हमसे कहा वो अगवा की गई है तो हमने यकीन कर लिया। देखिए मिस्टर फरहाद, बुरा मानने की बात नहीं है। हम सब अपने दरमियान बेएतमादी की ऊंची ऊंची दीवारें उठा चुके हैं। एतमाद कायम करने के लिए पहले उन दीवारों को गिराना होगा। वैसे एक बात अटल है, सुपर मास्टर के टेलीपैथी सीखने के बाद तुम्हें टेलीपैथी जानने वालों का एक महाज बनाना होगा, वरना तुम्हारी पेशानी से सुपर पावर का लेबल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये मास्कमैन और दूसरे तमाम बड़े ममालिक के लिए लम्हा फिक्रिया था। सुपर मास्टर ये इल्म सीखने के बाद तमाम मुल्कों को अपने पैरों तले रौंदने वाला था। वैसे सभी गुम में थे, किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि सुपर मास्टर इतना खतरनाक हथियार हासिल कर चुका है। लेकिन सुपर मास्टर टेलीपैथी जैसा खतरनाक हथियार हासिल करने के बावजूद खामोश था, इसका इजहार नहीं कर रहा था। मास्कमैन और दूसरे ममालिक के सरबराहान उससे इस सिलसिले में पूछगिछ कर रहे थे और वो लाइल्मी जाहिर कर रहा था, उन्हें हंसते हुए जवाब दे रहा था, टेलीपैथी और हम? भाई कहाँ से ये इल्म हासिल हो सकता है, जबकि फरहाद ने हमारी ट्रांसफार्मर मशीन तबाह कर दी। वो बड़ी ज़बरदस्त चालें चल रहा था। अगर वो ख्याल ख्वानी का मुजाहरा करता तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके दुश्मन खौफजदा हो जाते, उसके आगे घुटने टेक देते या फिर उसके खिलाफ महाज बनाने के लिए हमारी मदद हासिल करते। आज नहीं तो कल ये जोड़ तोड़ होने ही वाला था। बड़े बड़े ममालिक हमें अपनी तरफ बुलाने वाले थे, इस तरह सुपर मास्टर के मकासद पूरे ना होते। दूसरी तरह वो छुपकर ख्याल ख्वानी के जरिए तमाम ममालिक के राज मालूम करता रहता और अपने दुश्मनों को चुपके टेलीपैथी के जरिए अपने रास्ते से हटाता रहता या हमेशा के लिए ख़त्म कर देता, तो ये सारा इल्ज़ाम हम पर आता। दूसरे लफ्ज़ों में उसके सबसे बड़े दुश्मन हम थे, हम सुपर पावर थे। वो सबसे पहले हमारी साख बिगाड़ना चाहता था, दुनिया वालों की नज़रों में हमें नाकाबिल एतबार साबित करना चाहता था। उसने चैलेंज किया था कि मुझे एक ही वक्त में नहीं मारेगा बल्कि जिंदा रखकर हर लम्हा मारता रहेगा। उसकी चाल समझ में आ रही थी। वो हमें तमाम ममालिक की नज़रों में गिराकर न घर का रहने देता न घाट का। उसकी पहली कोशिश ये होगी कि फ्रांसीसी हुकूमत हमें पनाह ना दे, हमें अपने मुल्क से निकाल दे। इसके बाद दूसरा कोई मुल्क हमें पनाह देते हुए खौफज़दा रहे कि जहां हमारे कदम जाएंगे वहां तबाही फैलेगी और ये तबाही चुपचाप बड़े ही पुरस्रार तरीके से सुपर मास्टर फैलाता रहता। रसवंती ने कहा, फरहाद, उस मुल्क में 7 शैतान है और वहां मेरा पारस तना है, उसे वापस बुला लो। इसका मतलब है वो तुम्हारे कहने से वापस नहीं आ रहा है? मैं उसकी माँ हूं, भला वो मेरी बात कैसे टाल सकता है? लेकिन ऐसे दलाइल पेश करता है कि मैं खामोश हो जाती हूँ। मैं भी तो सुनूं कैसे दलाइल पेश करता है। क्या तुम पारस के पास जाकर खुद उससे बातें नहीं कर सकते? अच्छा, जा रहा हूं, तुम भी आओ। हम दोनों ख्याल ख्वानी के जरिए पारस दोम के पास जाना चाहते थे। उसी वक्त टेलीफोन की घंटी बजने लगी। मैंने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, कौन है? पापा, मैं आपका बेटा पारस अव्वल बोल रहा हूँ। क्या बात है बेटे? क्या जो घर वापस आ गई है? नहीं तो भाई, वो तुम्हारे साथ गई थी, बात क्या है? हम 15 मिनट पहले एक साथ थे। एफल टावर के करीब ओपन रेस्टोरेंट में पहुंचकर उसने कहा आइसक्रीम खाएगी और मैं कॉफ़ी पीना चाहता था, लिहाजा सेल्फ सर्विस के तौर पर यह चीज़ें लाने के लिए अंदर गया। वहाँ मुझे क्यों में रहकर इंतज़ार करना पड़ा। जब ये चीज़ें लेकर बाहर आया तो वो अपनी मेज़ पर नहीं थी। मैंने दूर दूर तक नज़रें दौड़ाई, कभी फुटपाथ पर आकर देखा, कभी रेस्टोरेंट के अंदर गया, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तुम वहीं रहो, मैं अभी मालूम करता हूँ। मैंने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की और जोजो के दिमाग में पहुंचा। पहले तो उसने सांस रोकी, फिर पूछा, प्यारे प्यारे अंकल, क्या आप हैं? नहीं बेटी, मैं तुम्हारा पापा हूँ। क्या बात है पापा? तुम जिसके साथ बैठी हो उसकी तरफ देखो। उसने मेरी हदायत के मुताबिक देखा तो पारस उसके साथ बैठा हुआ कार ड्राइव कर रहा था। फौरन बात समझ में आ गई। मैंने कहा, बेटी तुम्हें धोखा हो रहा है, ये तुम्हारा पारस अव्वल नहीं है, ये डमी है। वो हंसते हुए बोली, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं अपने पारस के साथ आपके घर से चलकर यहाँ आई हूँ
और आप अपने बेटे को डमी कह रहे हैं? बेटी, तुम्हें चक्कर दिया गया है। जिस वक्त पारस रेस्टोरेंट में सेल्फ सर्विस के लिए अंदर गया तो इसके बाद क्या हुआ मुझे बताओ। और क्या होना था? पारस अंदर से खाली था। उसने कहा, यहां मेरी पसंद की जेली आइसक्रीम नहीं है, किसी बड़े से आइसक्रीम बार में खाएंगे। बेटी, उसने तुमसे झूठ कहा है, वहां तुम्हारी पसंद की जेली आइसक्रीम है। पारस तुम्हारे लिए आइसक्रीम और अपने लिए कॉफी लाया था, मगर तुम डमी के साथ जा चुकी थी। वो हंसने लगी। फिर डमी पारस से बोली, तुमने कुछ सुना पापा क्या कह रहे हैं? वो बोला, अच्छा तो हमारे पापा हमारे दरमियान मौजूद हैं, जरा मैं भी सुनूं वो क्या कह रहे हैं। जोजो ने उसे मेरी तमाम बातें बताई। वो हंसते हुए बोला, पापा बूढ़े हो गए हैं, इससे शुबे का क्या इलाज हो सकता है कि वो अपने बेटे को डमी कह रहे हैं। ये कहकर उसने कहका लगाया। जोजो भी उसके साथ हंसने लगी। मैंने कहा, जोजो अगर ये डमी नहीं है तो इसे कहो, मुझे अपने दिमाग में आने दे। जोजो ने कहा, पारस तुम अपने पापा को दिमाग में आने दो। ओह श्योर, मोस्ट वेलकम, पापा तशरीफ लाएं। मैंने उसके दिमाग में पहुंचना चाहा तो उसने सांस रोक ली। मैंने दोबारा कोशिश की, उसने दोबारा सांस रोक ली। फिर जोजो से बोला, वाह कमाल है, मैं पापा का इंतजार करूं मगर वो मेरे दिमाग में नहीं आ रहे हैं। मैंने जोजो से कहा, यह झूठ बोल रहा है, मैं दिमाग में जाना चाहता हूं, यह सांस रोक लेता है। जोजो ने कहा, पारस क्या बात है, पापा कहते हैं वो तुम्हारे पास आना चाहते हैं, तुम सांस रोक लेते हो। पारस ने कहा, वाह ये सफ़ेद झूठ है, बल्कि ये हमारे पापा नहीं है जोजो, हमें दुश्मनों से होशियार रहना चाहिए। ये कोई दुश्मन है जो पापा बनकर तुम्हारे पास आ रहा है और ये तासुर दे रहा है कि मैं उसे अपने पास नहीं आने देता हूं। जरा तुम ये अकल से सोचो कि वो मेरे बाप हैं, भला मैं क्यों दिमाग में नहीं आने दूंगा। जोजो ने कहा, मिस्टर तुम कौन हो, क्यों पापा बनकर मेरे दिमाग में आ रहे हो, चले जाओ यहां से। ये कहते उसने सांस रोक ली। मैंने दूसरी बार उसके दिमाग में जाने की कोशिश की तो उसने फिर सांस रोक ली। तीसरी बार भी उसने यही किया। मैंने अपने पारस से कहा, उसके साथ डमी का चक्कर चल गया, तुम यही इंतजार करो, मैं अभी राब्ता कायम करूंगा। फोन की घंटी बज रही थी। मैंने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो कौन है? किसी अजनबी ने कहा, फरहाद तुमने कोशिश कर ली, क्या जोजो को पारस के पास से वापस ला सकते हो? कौन हो तुम? सुपर मास्टर का एक अदना खादिम हूं और तुम्हारे ख्याल के मुताबिक दूसरा शैतान। तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? आखिर शैतान ठहरा, उल्टी सीधी हरकतें करते ही रहूंगा। मैं नहीं मानता, किसी खास मकसद के तहत जोजो को दो पारस के दरमियान उलझाया जा रहा है। तुम तो समझाने से पहले ही समझ लेते हो, फिर पूछते क्यों? मैं पूछ रहा हूं इसका मकसद क्या है। भाई पिछले दिनों हमने जोजो और डमी पारस को अपने मकसद के लिए अगवा किया था। इस अरसे में डमी पारस जोजो से मुतासिर हो गया है, उससे मोहब्बत करने लगा है, उसके साथ वक्त गुजारना चाहता है। आखिर वो डमी हमारे बहुत काम की चीज़ है, फिर हम उसकी ख्वाहिश कैसे पूरी ना करें। मैंने गुस्से से तिल मिलाकर कहा, वो मेरी बहू है। अगर डमी ने उसे कभी मैली नियत से हाथ लगाया तो मैं उसके साथ तुम्हें भी खाक में मिला दूंगा। जब जी चाहे खाक में मिला देना। फिलहाल अपने बेटे से कहो वो अपनी इज्जत की हिफाजत करे, वरना डमी को जब भी मौका मिलेगा वो उसे उड़ा ले जाएगा। शैतान के बच्चे, तुम्हारा सुपर मास्टर जोजो को बेटी कहता है, उसका एहसान मानता है कि उसके जरिए टेलीपैथी के इल्म उसे हासिल हुआ और तुम उसकी इज्जत को खतरे में डाल रहे हो। सुपर मास्टर ने जोजो को बेटी कहा है, मैंने तो नहीं कहा। क्या ये बात अब तक तुम्हारी समझ में नहीं आई? मैं ऐसे मौके पैदा करूं कि पारस जुनून में मुब्तला होकर डमी से टकरा जाए। ताज्जुब है क्या तुम लोगों को यह खुशफहमी है कि वो डमी मेरे बेटे के मुकाबले पर एक लम्हे के लिए भी ठहर सकेगा? क्यों नहीं? क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारे बेटे पारस अव्वल के दिमाग से तमाम सलाहियतें उस डमी के दिमाग में मुंतकिल की गई हैं। वो तुम्हारे बेटे के एक एक दाव पेच और उनके तोड़ जानता है। बेशक ये दिमागी सलाहियतें हैं और डमी के दिमाग में मुंतकिल कर दी गई हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए जिस्मानी सलाहियतें मुंतकिल नहीं होती। मास्टर वाट्सुरोकी ने मेरे दोनों बेटों को जिस्मानी तौर पर फौलाद बना दिया। तुम कहते हो डमी पारस तुम्हारे बहुत काम का आदमी है, फिर उस काम के आदमी को अपाहिज क्यों बनाना चाहते हो? उसने कहका लगाते हुए कहा, उस वक्त से डरो जब तुम्हारे बेटे का टकराव डमी से होगा। अभी मैं नहीं बताऊंगा कि डमी उसे किस तरह अपाहिज बनाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अपने बेटे को समझाओ डमी के पीछे ना जाए। ठीक 10 बजे जो उसी रेस्तोरां की उसी मेज पर पहुंचा दी जाएगी। उसने रिसीवर रख दिया। मैंने हेलो हेलो कहकर 2-3 बार क्रैडल को खटखटाया, फिर रिसीवर रख दिया। रसवंती ने कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये क्या चक्कर चल पड़ा है। तुम कहते हो वो लोग ख्याल ख्वानी जानते हैं। उस टेलीफोन करने वाले के बयान के मुताबिक वो दूसरा शैतान है, लेकिन वो ख्याल ख्वानी के जरिए तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा था, टेलीफोन से बातें कर रहा था। रसवंती, वो लोग बहुत होशियार हैं। यकीनन मेरे दिमाग में सुपर मास्टर या वो दूसरा शैतान आया होगा। चूंकि तुम मेरे दिमाग में मुसलसल मौजूद हो, लिहाजा उसकी आमद का पता नहीं चल सका। मैंने सांस नहीं रोकी तो उसने समझ लिया होगा कि तुम ये आर्मर मौजूद हो, लिहाजा उन्होंने मुझे मुखातिब नहीं किया। सुपर मास्टर ने अपने उस मातहत को जो टेलीपैथी जानता है और जो इस वक्त पेरिस में उसे ख्याल ख्वानी के जरिए हदायत की होगी कि मुझसे टेलीफोन के जरिए बात करे, और उसने यही किया था। इस वक्त 7 बजे हैं और जो रात 10 बजे से पहले पारस के पास वापस नहीं आएगी। तुम इस चक्कर में मेरे बेटे के पास नहीं जा सकोगे। तुम्हारा बेटा कहीं भागा नहीं जा रहा। मैं उससे 10 बजे के बाद राब्ता कायम कर लूंगा। तुम जाओ, मैं जाकर उसे समझाती हूँ वो अपनी रिहाइशगाह से बाहर ना निकले। अगर उन 7 शैतानों में से किसी ने पहचान लिया तो वो मुसीबतों में फंस जाएगा। तुम उसे समझा भी दो और हो सके तो न्यूयॉर्क जाकर उसके गले में तावीज़ बांध दो। किसी मज़ार पर जाकर मन्नत मान लो कि तुम्हारा बेटा उन 7 शैतानों की नज़रों में ना आए। तुम जो कर सकती हो करो, मगर यहां से चली जाओ। वह चली गई।
मैंने पारस अव्वल के पास आकर कहा, बेटे ये सारा चक्कर सुपर मास्टर ने चलाया है। उसका दूसरा शैतान कहता है कि डमी भी जोजो को पसंद करने लगा है, उसके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, लिहाजा उसे मौका दिया जा रहा है। इस तरह वो तुम्हारी गैरत को ललकारना चाहते हैं ताकि तुम जुनून में मुब्तला होकर डमी से टकरा जाओ। लेकिन डमी का बच्चा है कहाँ? आप कुछ निशानदेही करें, मैं उससे निमट लूंगा। दूसरे शैतान की बातों से पता चलता है उन्होंने डमी को बड़ी अच्छी तरह तैयार किया है। ट्रांसफॉर्मर मशीन के जरिए तुम्हारे दिमाग की तमाम सलाहियतें उसके दिमाग में मुंतकिल की हैं। वो तुम्हारे हर दाव पेच कर उसके तोड़ को समझता है। उन्होंने कुछ ऐसा मंसूबा बनाया है कि किसी तरह तुम दोनों का टकराव हो और इस टकराव में खुदा न करे तुम अपाहिज बन जाओ। बेटे मैं मशवरा देता हूँ, जोश और जज्बात में ना आना, सहूलत से काम लो, उनकी चालों को समझते हुए डमी तक पहुंचो। यानी मैं अभी उस डमी को तलाश ना करूं, उस रेस्तोरां में हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं और 10 बजे तक जोजो की वापसी का इंतजार करता रहूं। कभी ऐसा वक्त भी आता है कि बड़े बड़े शाहजोरों को हाथ पर हाथ रखकर चुपचाप बैठे रहना पड़ता है। तुम ही बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? जोजो मुझे अपने दिमाग में आने नहीं देती। मैं ये मालूम नहीं कर सकता कि वो डमी के साथ कहाँ जा रही है। मैं यहाँ के पुलिस वालों से कब तक ऐसी खिदमत लेता रहूं कि जोजो बार बार गायब होती रहे और वो बार बार उसे तलाश करते रहे। यह हमारा मसला है, हमें इससे निमटना चाहिए। पारस कार ड्राइव कर रहा था और मुख्तलिफ होटल क्लबों में जाकर उसे तलाश कर रहा था। मैंने इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल से कहा, आप लोगों को बार बार जहमत दे रहा हूं मगर मजबूरी है, यह मेरी बहू की इज्जत का सवाल है। एक डमी पारस उसे कहीं लेकर इसी शहर में घूम रहा है। वो किसी रेस्तोरां, क्लब या थिएटर वगैरह में पाया जा सकता है। प्लीज़ आप अपने ज़रा इस्तेमाल करके किसी तरह जोजो को ढूंढ निकालें। उसके साथ जो भी पारस हो उसे हिरासत में ले लें। मैं अभी अहकामात सादिर करता हूँ। एक बात का खास ख्याल रखें, जोजो की तलाश में जिन सुराग रसानों को भेज रहे हैं वो योगा के माहिर हों तो बेहतर है, और अगर ना हो तो उनसे कहें कि गूंगे बहरे बनकर जोजो को तलाश करें और किसी भी पारस के सामने जुबान न खोलें। डायरेक्टर जनरल ने अपने मातहत को हुक्म दिया, अपने तमाम प्राइवेट सुराग रसानों को जोजो की तलाश में रवाना कर दो और उन्हें खास तौर पर यह हदायत कर दो कि वो किसी भी पारस के सामने अपनी जुबान ना खोलें बल्कि गूंगे और बहरे बनकर रहें। उसका मातहत टेलीफोन और ट्रांसमीटर के जरिए तमाम सुराग रसानों को यह हदायत पहुंचाने लगा। तकरीबन 9 बजे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया तो इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल ने कहा, जनाब हमने पारस को गिरफ्तार कर लिया। ये कहता है असली पारस और आपका बेटा, आप तस्दीक कर लें। दूसरे लम्हे फ़ोन पर पारस अव्वल की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, पापा ये क्या हो रहा है? जिसे गिरफ्तार करना चाहिए वो आज़ाद घूम रहे हैं और मुझे यहाँ पकड़ कर लाया गया है। मुझे अपने दिमाग में आने दो, मैं तस्दीक करना चाहता हूँ। उसने अपने दिमाग के दरवाजे खोल दिए। फिर मैंने डायरेक्टर जनरल से कहा, यह मेरा अपना बेटा है। मैंने आपसे कहा था जो पारस जोजो के साथ देखा जाए उसे गिरफ्तार किया जाए। डायरेक्टर जनरल ने अपने मातहतों को डांटते हुए कहा, अहकामात को गौर से सुनो और उसी के मुताबिक अमल करो। जो पारस जोजो के साथ देखा जाए उसे हिरासत में ले लो। यह हमारा असली पारस बाबा है। पारस को रिहा कर दिया गया। वो फिर अपनी कार में बैठकर जोजो की तलाश में निकल पड़ा। इस मुल्क के सुराग रसां बहुत ही ज़हीन और तजुर्बाकार थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो जोजो को तलाश करने में क्यों नाकाम हो रहे हैं। पारस भी नाकाम हो रहा था। आखिर थक हार कर वो 10:10 पर जब उसी रेस्तोरां में पहुंचा जहां जोजो से बिछड़ गई थी तो उसने इत्मीनान किया, गहरी सांस ली। वो उसी मेज के पास कुर्सी पर बैठी हुई थी। वो तेजी से चलता हुआ उसके पास पहुंचा, फिर एक कुर्सी खींचकर उस पर बैठते हुए बोला, तुम कहाँ चली गई थी? वह हैरानी से बोली, ये कैसा सवाल कर रही हो? मैं तो तुम्हारे साथ थी। तुम अब ये कहकर गए थे कि गाड़ी को एक जगह पार्क करके आ रहे हो। मैं तुम्हारी तलाश में किसी एक जगह गाड़ी को पार्क न कर सका। 7 बजे से उस वक्त तक तुम्हें तलाश करता फिर रहा हूं। तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम पापा के घर से निकलकर एक साथ घूमते फिरते रहे हैं। कितना मजा आता रहा। सर्कस में वो जोकर कितना हंसाता रहा। क्या ये सब कुछ भूल गए और अब आकर मुझे डांट रहे हो? वो कहते कहते रुक गई। फिर मुंह पर हाथ रखकर हैरानी से पारस को देखते हुए बोली, ओह मैं तो भूल ही गई थी। तुमने मुझे पहले ही समझा दिया था कि हमारे दुश्मन तुम्हारे दिमाग को बहका रहे हैं। कभी कभी तुम्हारे दिमाग से चंद मिनट पहले की बातें भुला देती हैं। शायद वो दुश्मन यही कर रहे हैं। आग लगे ऐसे दुश्मनों को। जरा मैं उनकी आवाज़ सुन लूँ तो उनके दिमागों में पहुंचकर जलजला पैदा कर दूंगी। पारस ने कहा, अच्छा तो उस डमी के बच्चे ने तुम्हें पहले यह समझा दिया है कि मेरा दिमाग उलट सकता है, मैं बातें भूल सकता हूँ। वो कमबख्त तो खूब चक्कर चला रहा है। जोजो ने उसके हाथ को थपकते हुए कहा, पारस खामोश हो जाओ। मैं पापा से कहूंगी वो तुम्हारे दिमाग में आकर उन दुश्मनों को वहां से निकाल दें, फिर तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। पारस ने कहा, तुम ये बताओ क्या उस डमी ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था? तुम ख्वामखा डमी कहे जा रहे हो जबकि तुम मेरे साथ थे। चलो मैं ही तुम्हारे साथ था, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ये बताओ क्या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था? हाँ तुमने हाथ पकड़ा था। क्या मैंने तुम्हें सीने से लगाया था? तौबा तौबा, कैसी गंदी बातें कर रहे हो। ऐसा तो गंदे बच्चे करते हैं। अगर तुम ऐसा करते तो मैं तुमसे दूर भाग जाती, फिर कभी तुमसे बात न करती। पारस ने इत्मीनान की सांस ली कि उसकी मासूमियत को ठेस नहीं पहुंची थी, लेकिन डमी का वजूद तशवीशनाक था। आज ऐसा नहीं हुआ, आइंदा हो सकता था। लिहाजा अब डमी तक पहुंचना बहुत जरूरी हो गया था। उसने जोजो का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, चलो हम घर चलेंगे। वो दोनों उठ गए। वहां से चलते हुए कार की तरफ आने लगे तो इंटेलिजेंस वालों ने रास्ता रोक लिया। उनके साथ कुछ मुसल्ला सिपाही भी थे। एक सुराग रसा ने पारस को रिवॉल्वर दिखाते हुए एक कागज की पर्ची बढ़ाई।
पारस ने उसे लेकर देखा। पर्ची पर लिखा था, तुम जेरे हिरासत हो, हमसे जुबान खुलवाने की नाकाम कोशिश न करना। हम जानते हैं तुम्हारे पीछे टेलीपैथी जानने वाले दुश्मन छुपे हुए हैं, लिहाजा चुपचाप हमारे साथ चलो। पारस ने वो पर्ची पढ़कर बेबसी से उससे सुराग रसा को और दूसरे सिपाहियों को देखा, फिर कहा, मिस्टर, अब से 1 घंटा पहले भी मुझे ये हिरासत में लिया गया था, तुम्हारे डायरेक्टर जनरल के पास पहुंचाया गया था। फिर मेरे पापा ने तस्दीक की मैं असली पारस हूं। उसके साथ खड़े हुए दूसरे सुराग रसा ने पर्ची पर कुछ लिखा, फिर उसे पारस की तरफ बढ़ा दिया। उसमें लिखा हुआ था, अगर तुम असली पारस हो तब भी हम तस्दीक किए बगैर नहीं छोड़ेंगे, कम ऑन। पारस ने गहरी सांस ली, फिर जोजो से कहा, आओ, पता नहीं तुम्हारी नादानियां क्या क्या गुल खिलाएंगी। टेलीफोन की घंटी बजने लगी। मैंने रिसीवर उठाकर सुना। डायरेक्टर जनरल कह रहा था, मिस्टर फरहाद, हमने जोजो के साथ पारस को पकड़ लिया। यकीनन यह डमी है, लेकिन असल होने का दावा कर रहा है। आप उसके दिमाग में पहुंचकर तस्दीक कर लें। थोड़ी देर बाद पारस की आवाज़ रिसीवर पर सुनाई दी। वो कह रहा था, पापा, ये क्या मुसीबत है, मुझे दोबारा पकड़ लिया गया है। मैं दिमाग के दरवाजे खोल चुका हूँ, आप तशरीफ ले आए। मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर उसके ख्यालात पढ़े। फिर डायरेक्टर जनरल से कहा, आपको फिर गलतफहमी हुई है, ये मेरा असली बेटा है। डायरेक्टर जनरल ने कहा, कमाल है साहब, थोड़ी देर पहले आपने उस पारस को असली कहा था, अब ये जो जोजो के साथ पकड़ा गया है। मैंने उसकी बात कर कहा, जोजो के साथ घूमने वाला पारस थोड़ी देर पहले फरार हो चुका है। बहरहाल आपका शुक्रिया, हमें जोजो मिल गई। आप अपने आदमियों की निगरानी में उन्हें उनके कॉटेज तक पहुंचा दें। मैंने रिसीवर रख दिया। पारस और जोजो उस झील के किनारे अपने कॉटेज में रहने लगे थे। मैं चाहता था दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा तन्हाई मुयसर हो और वे एक दूसरे से घुलते मिलते रहें, तो शायद जोजो इस दवाजी वजीफ़ा अदा करने की तरफ माइल हो जाए। मैंने अचानक सांस रोक ली, फिर आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने लगा। मुझे सुपर मास्टर की आवाज़ सुनाई दी, हेलो फरहाद, ये चक्कर कैसा रहा? मैंने कहा, इस बार वो डमी जोजो के करीब आएगा तो बेमौत मारा जाएगा। वो हंसते हुए बोला, मैं तुम्हारी बात दोहरा रहा हूँ, ये सब आइंदा की बातें और आइंदा इस तरह नहीं होता जिस तरह हम और तुम सोचते हैं। मैं तुमसे कहने आया हूँ, ये एक मामूली सा नमूना है। आज डमी ने जोजो को हाथ नहीं लगाया, लेकिन कल इसकी जमानत नहीं दी जा सकेगी। तुम किस कदर जलील और कमीने हो, जोजो को बेटी कहते हो और उसे डमी पारस से मुलविस करना चाहते हो। जोजो अभी कमारी है, सिर्फ निकाह पढ़ाने से क्या होता है। वो अगर डमी से मुतासिर हो जाएगी और उसके साथ इस दवाजी जिंदगी गुजारना चाहेगी, तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं एक बुजुर्ग की हैसियत से अपनी बेटी को डमी पारस से मंसूब कर दूँ। इस पर तुम्हें एतराज़ करने वाले कौन होते हो? क्या तुम यही धमकी देने आए हो? नहीं, मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि इस मुल्क के एक अहम अफसर के दिमाग में पहुंच चुका हूँ। जिस वक्त तुम इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल से दरख्वास्त कर रहे थे कि जोजो को तलाश किया जाए और उसके साथ पाए जाने वाले पारस को हिरासत में लिया जाए, तो मैं उसके दिमाग में मौजूद था। जब डायरेक्टर जनरल ने अपने मातहत को हुक्म दिया तो मैं मातहत के पास मौजूद था, और जब मातहत ने सुराग रसानों को यह हदायत दी कि वो जोजो के साथ पाए जाने वाले पारस के सामने गूंगे और बहरे बन जाएं, तो उन सब ने यही करने का वादा किया। और जब जुबान से वादा किया तो मैं इन सब के दिमागों में पहुंचता चला गया। ये तुम जानते हो कि मैं तन्हा नहीं हूं, मेरे साथ और भी शैतान है। लिहाजा इतने सारे सुराग रसानों के दिमागों में वो भी पहुंचते रहे हैं और उन्हें जोजो की तलाश से भटकाते रहे हैं। उन्होंने किसी भी सुराग रसान को सर्कस की तरफ जाने नहीं दिया जहां जोजो डमी के साथ गई थी। क्या तुम्हारी बात खत्म हो गई? नहीं, एक बात और, जोजो तुम्हारे गले की हड्डी बन गई है। ना तुम उसे निकल सकते हो ना उगल सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा पारस डमी से ना टकराए और अपाहिज ना बने, तो एक तीसरा रास्ता भी मौजूद है। जोजो को बाबा साहब के इदारे में भेज दो, वो वहां महफूज रहेगी और डमी पारस कभी वहां तक नहीं पहुंच सकेगा। दुश्मन कितना बेहतरीन मशवरा दे रहा था। जोजो बाबा साहब के दायरे में पनाह लेती तो डमी वहां तक नहीं पहुंच सकता था। इस तरह हमें उसकी तरफ से आइंदा कोई परेशानी न होती। मैंने कहा, सुपर मास्टर, क्या तुम मुझे जोजो की तरह नादान समझते हो? तुम उसे इदारे में पहुंचाना चाहते हो ताकि उसके जरिए वहां की एक एक बात से वाकिफ हो सको। इसके लिए जोजो जरूरी नहीं है। तुम्हारे बाबा साहब के दायरे में ऐसे तुलबा तालिबात हैं जो ना तो योगा के माहिर हैं और ना ही उनके दिमाग हसास हैं। मैं ऐसे तुलबा तालिबात के दिमागों तक पहुंच रहा हूं। एक दिन बहुत अहम इंकिशाफात करूंगा। फिलहाल रात ज्यादा हो गई है, तुम्हारी बहू और बेटा अपने कॉटेज में पहुंच जाएंगे। तुम भी आराम से सो जाओ। सो फार। वह मुझे आराम से सोने का मशवरा देकर चला गया, लेकिन मेरी नींद उड़ा गया। हो सकता है उसने झूठ कहा हो, लेकिन यह सच भी हो सकता है कि वह हमारे इदारे के तुलबा तालिबात तक पहुंच रहा है और उनके जरिए इदारे के अहम राजों तक भी पहुंचता चला जाएगा। मैंने जनाब शेख साहब को मुखातिब किया और अपनी परेशानी जाहिर की। उन्होंने कहा, तुम अभी इस मसले पर परेशान हो रहे हो। मैं तो उसी वक्त समझ गया था जब तुमने बताया था कि सुपर मास्टर और उसके 6 मातियतों ने टेलीपैथी का इल्म हासिल कर लिया है। मैंने उसी दिन इदारे के ऐसे अफराद की फहरिस्त बनाई जो ना तो योगा के माहिर हैं और ना ही जिनके दिमाग हसास हैं। ऐसे 140 अफराद की फहरिस्त तैयार हुई। उनमें जो बहुत ज़्यादा अहम थे मैंने उन्हें इदारे में रोक लिया ताकि उन पर तनवीमी अमल करके उनके दिमागों को हसास बनाया जाए। बाकी तमाम लोगों को इदारे से बाहर जाने को हुक्म दिया। बाकी उनकी रिहाइश का माकूल इंतजाम कर दिया गया है और जिन लोगों को इदारे में रोका गया है उन पर तनवीमी अमल हो चुका है। तुम्हें सिलसिले में परेशान नहीं होना चाहिए। जाओ, आराम से सो जाओ। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। फिर मैंने सुराग रसां के दिमाग में झांक कर देखा। वो जोजो और पारस को अपनी निगरानी में कॉटेज तक ले गया था। पता चला वो दोनों खैरियत से वहां पहुंच गए हैं और उस कॉटेज के चारों तरफ सख्त पहरा लगा दिया गया है।
मैं फिलहाल उनकी तरफ से मुतमईन हो गया, लेकिन मेरे नसीब में नींद नहीं थी। रसवंती ने कहा था मैं पारस डोम से राब्ता कायम करूं। अगर मैं ऐसा ना करता तो वो नाराज हो जाती, लिहाजा उसकी नाराजगी से बचने के लिए मैं पारस डोम के पास पहुंच गया। पत्थर को दांतों से चबाया नहीं जा सकता, दांत टूट जाते हैं। स्वीटी भी 1000 कोशिशों के बावजूद पारस डोम जैसे पत्थर को तड़ने वाला ना बना सकी। वो दौलतमंद बाप की मगरूर बेटी थी, बहुत जिद्दी थी। पारस ने उसे बुरी तरह मुतासिर किया था, वो भी उसे मुतासिर करना चाहती थी, लेकिन इसका कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा था। एक रोज उसने फोन पर पारस को मुखातिब किया, हेलो अली मुराद, मैं तुम्हारे पास एक वीडियो फिल्म भेज रही हूँ, उसे ज़रूर देखना। पारस वहाँ अली मुराद के नाम से आया था। उसने कहा मेरे पास इतना वक्त नहीं है और ना ही मुझे फिल्मों से कोई दिलचस्पी है, मेरी खातिर इस फिल्म को ज़रूर देख लेना। उसने पीछा छुड़ाने के लिए कहा अच्छी बात है, मैं देख लूँगा। 1 घंटे बाद स्वीटी के मुलाजिम ने वो फिल्म उसके पास पहुंचा दी। उसने फिल्म ले ली और एक तरफ फेंक कर भूल गया। उसी रात स्वीटी ने फिर फ़ोन किया और पूछा फिल्म कैसी थी। पारस ने जवाब दिया बहुत अच्छी फिल्म थी, ऐसी उम्दा फिल्में अपने माँ बाप और भाई बहनों के साथ बैठकर देखनी चाहिए। वह बिगड़ कर बोली ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या वाकई तुमने फिल्म देख ली है? वह गड़बड़ा कर बोला दरअसल बात यह है कि मुझे वक्त नहीं मिला, मैं पहले ही कह चुका हूँ, मुझे फिल्मों से कोई दिलचस्पी नहीं। क्या तुम मेरी खातिर एक वीडियो फिल्म नहीं देख सकते? मैं अपनी ज़ाती फिल्म तुम्हारे पास भेज रही हूँ, वह सिर्फ 1 घंटे की फिल्म है, क्या मेरे लिए इतना वक्त भी नहीं निकाल सकते? अगर वो फिल्म अच्छी है तो मैं इसके लिए वक्त ज़रूर निकालूंगा। स्वीटी का मुलाजिम 1 घंटे बाद वो फिल्म ले आया। पारस ने उसे लेकर एक तरफ रख दिया। 1 घंटे बाद स्वीटी ने फ़ोन पर पूछा क्या फिल्म देख ली? वह ज़रा झिझकते हुए बोला हाँ देख ली, जिंदगी में इतनी खूबसूरत फिल्म पहले कभी नहीं देखी थी। उसने खुश होकर पूछा क्या सच कह रहे हो? बिल्कुल सच, मैं इतनी अच्छी इतनी खूबसूरत फिल्म तुम्हारे बाप के साथ बैठकर देख सकता हूँ। वह भड़क कर बोली क्या बकवास कर रहे हो, इस फिल्म में मेरे ब्यूटी पोजेज हैं। मैंने अपने बेडरूम के हर गोशे में एक वीडियो कैमरा नस्ब कर दिया था और उसे ऑन कर दिया था। फिर मैंने अपनी हर अदा से और हर जाविये से तुम्हें यह दिखाने की कोशिश की है कि मैं बाहर से और अंदर से कितनी हसीन हूँ। प्लीज़ मेरी एक बात मान लो, इस फिल्म को एक बार देख लो। पारस डोम ने कहा पहले तुमने ये क्यों नहीं बताया कि वो ऐसी फिल्म है, ये तो बड़ा गजब हो गया। वो परेशान होकर बोली क्या गजब हो गया? मैंने सोचा था तुम्हारी फिल्म है, तुमने अच्छे अच्छे मौक़ों पर अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों के साथ एक यादगार फिल्म बनाई होगी। ये सोचकर मैंने वो फिल्म तुम्हारे पापा को भेज दी है। वो चीख कर बोली यू नॉनसेंस, क्या तुमने वाकई वो फिल्म मेरे बाप के पास भेज दी है? मेरा ख्याल है तुम अपने बाप को पापा कहती हो। देखो ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि वो फिल्म किस टाइप की है। बहरहाल अभी तुम इस गलती से बच सकती हो, अपने मकान के दरवाजे पर खड़ी हो जाओ, कोई भी फिल्म लाए और तुम्हारे पापा के हवाले करना चाहे तो उसे झपट लेना, और अगर पापा के हाथ लग जाए तो शर्म से मर जाने की कोशिश करना। वो गुस्से से रिसीवर पटक कर बुड़बुड़ाने लगी। उसने पारस के पीछे जासूस छोड़ दिए थे ताकि उसकी मसरूफियात के मुतालिक रिपोर्ट मिलती रहे। वो अपनी रिहाइशगाह में कब तक रहता है और बाहर कहाँ कहाँ जाता है। उसे रिपोर्ट मिली कि पारस व्हाइट हाउस क्लब के कुमार खाने में है। स्वीटी ने अपनी ऐसी सहेलियों को बुलाया जो इस शहर की हसीन तरीन लड़कियां कहलाती थीं, फिर उनके साथ क्लब में पहुंच गईं। उन्हें अच्छी तरह समझा दिया कि पारस के सामने किस अंदाज से आना चाहिए। अब वो और जिद में आ गई थी, पारस की पारसाई को ख़त्म कर देना चाहती थी। उसने सोचा अगर मुझ में कोई कमी रह गई तो दूसरी लड़कियों में नहीं होगी, आखिर वो मर्द है, किसी न किसी लड़की को देखकर ज़रूर पिघलेगा। उसने कुमार खाने में पहुंचकर पारस से कहा मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ, देखती हूँ सुबह तक किसकी जीत और किसकी हार होती है। वह दूसरी मेज़ पर आकर बैठ गई। पारस ने ताश की गड्डियां फेंट कर सामने रखते हुए कहा क्या शर्त लगाती हो? वो बोली यहाँ तो नकद रकम लगाई जाती है, लेकिन मैं दाव पर अपना दिल लगाती हूँ। पारस ने कहा मुझे मंजूर है, अगर तुम जीत जाओगी तो मैं तुम्हारे दिल के सामने हार जाऊंगा, और अगर मैं जीत जाऊं तो तुम अपना हारा हुआ दिल अपने साथ ले जाओगी, फिर कभी मेरे पीछे नहीं आओगी। वो बोली मुझे मंजूर है, पत्ते बांटो। ये गड्डी अभी मैंने फेंट कर रखी है, तुम इसे दोबारा फेंट लो। मुझे इल्ज़ाम ना देना कि मैं शार्पर हूँ और मैंने अपनी मर्जी के मुताबिक पत्ते इधर उधर कर दिए। वो गड्डी उठाकर फेंटने लगी। उसी वक्त उसकी एक हसीन तरीन सहेली उसके पास आई। एक अदाए नाज से पारस को देखा, दोनों की नजरें मिली। वह मुस्कुराते हुए स्वीटी से बोली ओ माय डार्लिंग स्वीटी, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश कर रही हूँ। स्वीटी ने कहा ओ यहाँ बैठो और देखो, एक दिलचस्प बाजी हो रही है। पारस ने उसकी सहेली को देखकर कहा तुम बहुत हसीन हो, क्या तुम भी दिल हारने आई हो? वह एक आह भरते हुए बोली तुम बहुत हैंडसम हो, बोलो तो अभी दिल हार जाऊं। ऐसे नहीं, हमारे दरमियान पत्ते बांटे जाएंगे, तुम भी इस बाजी में शरीक हो जाओ। अब 3 तरफ पत्ते जाएंगे, जो हारेगा वो अपना हारा हुआ दिल अपने साथ वापस ले जाएगा, और तुम में से जो बाजी जीत लेगा वो मुझे भी जीत जाएगा। स्वीटी ने गड्डी उसके सामने रखते हुए कहा चूंकि 3 खिलाड़ी हो गए इसलिए तुम ये ना समझो कि मैंने पत्ते लगाए हैं, लिहाजा तुम एक बार और फेंट लो। पारस ने मौका गनीमत जानकर ताश के पत्ते फेंटे। वह जबरदस्त शार्पर था कि 3 जगह 3-3 पत्ते बांटते वक्त समझ रहा था कि उसके पास इक्का दुक्की और तिग्गी है, और दोनों लड़कियों के पास छोटे छोटे रनिंग पत्ते हैं। स्वीटी ने पहले अपने पत्ते उठाकर देखे तो उसके पास बादशाह बेगम और गुलाम था, वो खुश हो गई। उसकी सहेली ने अपने पत्ते उठाकर देखे, उसके पास बेगम, गुलाम और दैला था, वो भी खुश हो गई। उसी वक्त 2 सहेलियां और आ गईं, वह भी हुस्न और शबाब में किसी से कम नहीं थी।
पारस ने उन्हें देखते ही कहा, आओ कुर्सियां लाकर बैठ जाओ, मालूम होता है तुम लोगों के साथ भी एक एक बाजी खेलना होगी। स्वीटी ने हंसते हुए कहा, मेरे पास इतना बड़ा पत्ता है कि तुम इसके बाद किसी के साथ नहीं खेल सकोगे। ये कहकर उसने अपने तीनों पत्ते उलट दिए। उसकी सहेली ने मायूस होकर कहा, ओह, मेरे पास तो तुमसे कमतर हैं। स्वीटी ने फखर से कहा, इससे बड़े पत्ते नहीं हो सकते। पारस ने कहा, तुम भूल रही हो, इससे बड़े और भी कई पत्ते हैं। उसने अपने तीनों पत्ते उलट दिए। उन्हें देखते ही स्वीटी झाग की तरह बैठ गई। पारस ने कहा, अभी अकल से काम लो, अपना रास्ता अलग कर लो। अगर ये लड़कियां तुम्हारे साथ आई हैं तो इन्हें वापस जाने के लिए कह दो। स्वीटी ने एक सर्द आ भर कर कहा, आखिर तुमने मुझे शिकस्त दे दी। चलो तुम अपनी जीत की खुशी में मेरी एक बात मान लो, मेरे साथ रात का खाना किसी अच्छे रेस्तोरां में खाओ। पारस ने उठते हुए कहा, मैं तुम्हारी यह ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। स्वीटी ने अपनी तमाम सहेलियों की तरफ देखते हुए कहा, तुम सब अपने हुस्न शबाब के मुतालिक डींगे मारती थी। तुम्हारी बड़े ही जज्बाती जाविये से छपने वाली तस्वीरें अवाम में मकबूल होती हैं, लेकिन आम आदमियों में और ख़ास आदमियों में बड़ा फ़र्क होता है, और तुम मेरे साथ खड़े हुए इस खास आदमी को देख रही हो, लिहाजा यहाँ से जाओ। वो पारस के साथ चलती हुई उस क्लब से बाहर आई, फिर अपनी कार में बैठकर बोली, क्या वाकई तुम मेरे साथ इसलिए खाना खाने जा रहे हो कि ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है? इसके बाद हमारी मुलाकात नहीं होगी। पारस ने खुश्क लहजे में कहा, बाजी हारने वाली को यह सवाल नहीं करना चाहिए, गाड़ी आगे बढ़ाओ। उसने चुपचाप गाड़ी स्टार्ट की, फिर उसे ड्राइव करते हुए एक बहुत ही महंगे रेस्तोरां में पहुंची। वहां बड़े बड़े करोड़पति और अरबपति बिजनेसमैन आया करते थे। पारस उसके साथ रेस्तोरां में दाखिल हुआ। डाइनिंग हॉल में पहुंचते ही वो एक मेज की तरफ देखकर ठिठक गया। एक उधेड़ उम्र शख्स के साथ एक नोखेज दोशीजा बैठी हुई थी। उसने बहुत ही प्यारा प्यारा सा लिबास पहना हुआ था, 2 चोटियां गूंदकर उन्हें सीने पर सांप की तरह लौटने के लिए छोड़ दिया था। चेहरे के नकूश बहुत ही तीखे और जाज़बे नजर थे। स्वीटी ने उसकी नजरों का ताकुब करते हुए पूछा, क्या वो लड़की तुम्हें पसंद आ रही है? पारस ने अपने ख्याल से चौंक कर स्वीटी को देखा, फिर कहा, देखो हुस्न इसे कहते हैं। स्वीटी ने हैरानी से पूछा, इसमें क्या है? इसने मेकअप नहीं किया है, खुदा ने उसे जो कुछ अता किया है उसे वैसे का वैसे ही रखा है। स्वीटी ने कहा, मैं दावे से कहती हूँ इसने लोशन और क्रीम इस्तेमाल किया है। बाज़ लोशन और क्रीम तिब्बी नुक्ता निगाह से इस्तेमाल किए जाने के काबिल होते हैं, और उन्हें हर लड़की को अपनी जिल्द की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इस लड़की में यह खूबी है कि इसने कोई चीखता हुआ मेकअप नहीं किया है। फिर वह एक सरदा भरकर बोला, मैंने अपना पाकिस्तान नहीं देखा है, लेकिन उसकी तस्वीरें देखी हैं। वहाँ की लड़कियों को बहुत सारी तस्वीरों में देखा है, बस उन्हीं में से एक ऐसी ही ये है, पता नहीं है कौन है। स्वीटी ने कहा, यह बहुत ऊंचे सरमायादार की लड़की है, इससे बात करना चाहोगे तो इसके बॉडीगार्ड तुम्हें गोली मार देंगे। आखिर मालूम तो हो ये कौन है? ये किंग फर्नांडो की भतीजी फेरी है। पारस ने पूछा, फेरी? फेरी के मायने होते हैं परी, और वाकई इसका नाम इसके हुस्न और इसकी मासूमियत के मुताबिक है। स्वीटी ने जलकर पूछा, क्या तुम इस पर आशिक हो रहे हो? तुम अपने नुक्ता नज़र से ना सोचो। किसी का हुस्न और उसकी सादगी को पसंद करने का मतलब यह नहीं है कि हम उसके लिए मजनू बन गए हैं। आगे बढ़ो, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। पारस ने स्वीटी को तंजिया नज़रों से देखा, फिर उससे कहा, मैं ज़रा टॉयलेट की तरफ जाना चाहता हूँ। स्वीटी ने उसकी रहनुमाई की। वो बोला, तुम यहाँ ठहरो, मैं अभी आता हूँ। वो तेजी से चलते हुए एक टॉयलेट में गया, दरवाजे को बंद किया, फिर जेब से छोटा सा ट्रांसमीटर निकालकर किंग फर्नांडो की मखसूस फ्रीक्वेंसी पर राब्ता करने लगा। पारस को मेरी और फर्नांडो की दोस्ती के बारे में बहुत कुछ मालूम था। वो उसकी भतीजी फेरी के मुतल्लिक भी बहुत कुछ सुन चुका था। अगरचे फेरी बहुत प्यारी प्यारी सी लड़की थी, उसे बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन पारस तो उनके मजाज में आशिकी और दीवानगी नहीं थी। एक अच्छी लड़की को देखकर वो साफ दिली से कह रहा था कि वो बहुत अच्छी है, बस पसंदीदगी यहीं तक थी। किंग फर्नांडो ने अपनी जेब में रखे हुए ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल किया तो अपनी भतीजी से बोला, तुम ज़रा बैठो, मैं अभी आता हूँ। वो तेजी से चलता हुआ टॉयलेट के दरवाजे पर आया। वो दरवाज़ा बंद था क्योंकि उसके पीछे पारस मौजूद था। वो दूसरे टॉयलेट में गया, फिर जेब से ट्रांसमीटर निकालकर उसे ऑपरेट करते हुए बोला, हेलो फर्नांडो अटेंडिंग। पारस ने मेरी आवाज़ और लहजे में कहा, हेलो फर्नांडो, क्या तुम मुझे आवाज़ से पहचान सकते हो? वो खुशी से उछलकर बोला, मेरी जान, मैं तुम्हें अपनी कब्र में भी पहचान सकता हूँ। तुम कहाँ हो? जल्दी बोलो, मैं आ रहा हूँ। मेरे पास आने की हमाकत ना करना। इंटेलिजेंस वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं। एक को खुशखबरी सुना रहा हूँ, मेरा बेटा पारस 2 में इसी शहर में है। वो खुश होकर बोला, क्या वाकई? मुझे फ़ौरन उसका पता बताओ। फर्नांडो, ये तुम्हारी बहुत बुरी आदत है, मुझे अपनी बात पूरी करने दिया करो। ओह सॉरी, जल्दी से बोलो, और क्या बात है? बात यह है कि वो इसी रेस्तोरां में पहुंच चुका है, मैं उसके दिमाग में था, उसके जरिए मैंने तुम्हें पहचान लिया। अब वो तुम्हारी मेज़ पर आने वाला है, लेकिन खुद को अजनबी जाहिर करेगा। तुम भी उसे बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश ना करना। हाँ, अगर मेरा बेटा पसंद आए तो उसे वक्ती तौर पर दोस्ती कर लेना, दैट्स ऑल। फर्नांडो ने जल्दी से कहा, यार इतनी जल्दी दैट्स ऑल ना कहो, कुछ तो बातें करो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? टॉयलेट में घुसकर ज़्यादा देर बात करोगे तो कोई वहाँ पहुँच जाएगा। मुझे जो कहना था कह चुका हूँ, जब ज़रूरत होगी तुम्हारे पास आ जाऊँगा, ये तुमसे बातें कर लूँगा। फिलहाल खुदा हाफिज़। पारस ने राब्ता ख़त्म कर दिया, ट्रांसमीटर को ऑफ करके अपनी जेब में रख लिया, फिर दरवाजे को ज़रा सा खोलकर झांकने लगा। सामने वाले टॉयलेट का दरवाज़ा खुल गया और फर्नांडो वहाँ से निकल कर जा रहा था। जब वो नज़रों से ओझल हो गया तो पारस भी वहाँ से निकल आया। टॉयलेट एरिया से बाहर स्वीटी खड़ी थी। उसने पारस को देखकर कहा, ताजुब है, इधर तुम टॉयलेट में गए, उधर किंग फर्नांडो भी दूसरे टॉयलेट में गया, क्या तुमने उसे देखा था?
पारस ने अनजान बनकर कहा, मैं अपने काम से गया था। किसी दूसरे के टॉयलेट में झांकना और उसे हेलो कहना हमाकत है। स्वीटी उसके साथ चलते हुए बोली, हम किसी गोशे वाली मेज पर बैठेंगे। नहीं, मैं उस लड़की फेरी के पास जाऊंगा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है? किंग फर्नांडो इतना दौलतमंद है कि तुम इसका अंदाजा नहीं कर सकते। अगर इतना ही दौलतमंद है कि तुम्हारी जैसी दौलतमंद बाप की बेटी भी उससे मुतासिर है तो आओ, मैं उसी की मेज पर तुम्हें खाना खिलाऊंगा। वो हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली, तुम बात की गहराई को समझते नहीं हो। ये मेरे बाप का दुश्मन है। जब बाप का दुश्मन है तो मेरा भी दुश्मन है। भैया आखिर दुश्मनी किस लिए? ये कारोबारी मामलात में मेरे बाप को कई बार नुकसान पहुंचा चुका है। बस इतनी सी बात है, मैं इस नुकसान को मुनाफे में बदल दूंगा। वो बेयकीनी से बोली, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? आजमा लेने में क्या हर्ज है, आओ। वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन पारस का साथ भी छोड़ना नहीं चाहती थी। लिहाजा उसके साथ चलती हुई किंग फर्नांडो के मेज पर आई। फर्नांडो ने सर उठाकर देखा, फिर पूछा, वेल यंग बॉय, क्या इस डाइनिंग हॉल में खाली जगह नहीं मिल रही है? पारस ने मुस्कुराकर कहा, आप यही समझकर अपने साथ बैठने की इजाज़त दे दें। भाई, मैं ऐसे लोगों को साथ बिठाता हूं जिनमें कुछ खूबियां होती हैं और जो बासलाहियत होती हैं। किंग फर्नांडो पारस को सर से पांव तक देख रहा था। दिल ही दिल में खुश हो रहा था। उसका जी चाहता था आगे बढ़कर उसे गले से लगा ले। पारस ने कहा, मुझ में बहुत सारी खूबियां हैं। फिलहाल अपनी एक सलाहियत का मुजाहरा करूंगा जिसके जरिए आपको कारोबारी नुकसान से बचा सकता हूं और शायद ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा दिला सकता हूं। तो बरखुरदार, देर किस बात की है, सामने आकर बैठो। एक बिजनेसमैन को नफा पहुंचाओगे और वो भी इतनी दूर से। कम ऑन यंग बॉय, गेट योर सीट बिसाइड मी। वो उसके करीब वाली सीट पर बैठ गया। स्वीटी को बैठने का इशारा किया, फिर कहा, पहले हमारा तारुफ हो जाए। मुझे अली मुराद कहते हैं, मैं पेरिस से आया हूँ और ये आपके कारोबारी हरीफ जेम्स बार्डन की बेटी है। किंग फर्नांडो ने उसे चौंक कर देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, अच्छा तो ये स्वीटी है। मुझे इस बात की खुशी है कि अपने बाप की दुश्मनी को भुलाकर मेरी मेज़ पर बैठ गई है। जो नफरतों के दरमियान रहकर मोहब्बत करने आता है, मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। बोलो बेटी, अपने अंकल से क्या तोहफा लोगी? क्या चाहती हो? जो चाहती हो वही मिलेगा। फर्नांडो ने कनखियों से पारस की तरफ देखते हुए कहा, यूं भी आज मैं बहुत खुश हूं। आज मेरी जिंदगी में एक ऐसी हस्ती आई है जिसके लिए मैं अपना सब कुछ लुटा सकता हूं। स्वीटी ने कहा, मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि आप बुजुर्गों के दरमियान जो दुश्मनी है वो खत्म हो जाए। समझो खत्म हो गई। पारस ने कहा, अंकल ऐसे नहीं, आपने इसके पापा को जो नुकसान पहुंचाया उसकी तलाफी कर दीजिए। अच्छी बात है स्वीटी, तुम यहां से जाकर अपने बाप से कहना, हुकूमत 12 तारीख को स्मगलिंग का जब्तशुदा माल नीलाम कर रही है जिसकी मालियत तकरीबन $50 करोड़ है। उस नीलामी में सिर्फ मैं ही तुम्हारे बाप के मुकाबले में ऊंची बोली दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारी खातिर नहीं दूंगा। अपने बाप से कहना 20 करोड़ से ज्यादा बोली ना दे, मैं उससे पहले ही मैदान छोड़ दूंगा। अगर तुम्हारे बाप ने $20 करोड़ में वो तमाम स्मगल शुदा माल हासिल कर लिया तो उसे मजीद $30 करोड़ का मुनाफा होगा। क्या तुम खुश हो? स्वीटी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उसने कहा, वो अंकल, मैं आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूं? इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम बुजुर्गों के दरमियान दोस्ती चाहती हो, मैं इसी तरह दोस्ती की इब्तदा कर रहा हूं। अब देखना चाहता हूं जवाबन तुम्हारा बाप क्या करना चाहेगा। पारस ने कहा, अंकल, मैंने अपना तारुफ करवाया, लेकिन आपने अपना और अपनी साहबजादी का तारुफ नहीं कराया। किंग फर्नांडो ने अपना तारुफ कराने के बाद कहा, यह मेरी भतीजी फराजनो है, मैं इसे प्यार से फेरी कहता हूँ। फेरी ने मुस्कुराते हुए मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। पारस ने कहा, अंकल, आपकी फेरी उधर से हाथ बढ़ा रही है, मैं इधर से हाथ बढ़ाता हूँ। दरमियान में आप हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप बीच से हट जाएं? फर्नांडो हंसते हुए अपनी जगह से उठ गया। वो दिल ही दिल में कह रहा था, मैं भी कैसा अहमक हूँ। लड़के लड़की को साथ बैठने का मौका पहले ही देना चाहिए था। पारस ने फेरी का हाथ अपने हाथ में लिया, फिर पूछा, क्या रस्मी तौर पर यह कहना होगा कि मुझे तुमसे मिलकर खुशी हो रही है? फेरी ने हंसते हुए कहा, अगर खुशी नहीं हो रही है तो हरगिज ऐसा नहीं कहना चाहिए। तुम खुशी की बात कह रही हो, मुझ पर तो दीवानगी तारी हो रही है। मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि तुम्हारी जैसी हसीन लड़की जिंदगी में पहली मर्तबा देख रहा हूँ। वह शर्मा गई, उसका चेहरा गुलाबी हो गया, हया के मारे सुरख होने लगा। पारस ने उसके करीब झुककर कान के करीब सरगोशी में कहा, मेरी इस बेतकल्लुफी का कोई और मतलब ना लेना। दरअसल मैं स्वीटी से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ स्वीटी तिल मिला रही थी। उसे अपने बाप के कारोबार के सिलसिले में जितनी खुशी हुई थी, पारस के दूसरी तरफ झुकने से उतनी ही मायूसी और शिकस्त का एहसास हो रहा था। फेरी का हाथ अभी तक पारस के हाथ में था। उस पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं लकीरें देखकर किस्मत का हाल बता सकता हूँ। स्वीटी ने नागवारी से कहा, अली मुराद, फेरी का दायां हाथ तुम्हारे हाथ में है, जबकि लड़कियों का बायां हाथ देखा जाता है। फेरी ने अपनी बड़ी बड़ी गजाली आंखों से पारस को देखते हुए कहा, वाकई तुम गलत हाथ देख रहे हो। वह एक सर्द आह भरकर बोला, तुम्हारा हाथ तो क्या, मैं तुम्हारी किसी चीज को गलत नहीं कह सकता। कुदरत ने तुम्हें सर से पांव तक गलती से पाक रखा है। फेरी ने एकदम से शर्माकर अपना हाथ छुड़ा लिया। पारस को इस हया का मशरकी अंदाज बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, अंकल, ये मगरिब की परवरदा है, लेकिन मशरकी लड़कियों की तरह शर्माती है। फर्नांडो ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बेटी मशरकी तहजीब और वहाँ के आसार कदीमा के मुतल्लिक एक किताब लिख रही है जो अनकरीब शाया होने वाली है। इस सिलसिले में 4 बरस तक पाकिस्तान और भारत में रहकर आई है, वहाँ की जुबान भी बोल लेती है। पारस ने हैरत और मुसर्रत से फेरी को देखा, फिर उर्दू जुबान में पूछा, क्या वाकई तुम हमारी जुबान में गुफ्तगू कर सकती हो?
उसने भी उर्दू जुबान में जवाब दिया, जी हाँ, एक पाकिस्तानी बुजुर्ग मेरे गाइड रह चुके हैं, मैंने उनसे ये जुबान सीखी है। वो खुश होकर बोला, अब मैं ये ज़रूर कहूँगा कि तुमसे मिलकर बेहद खुशी हो रही है, और ये कोई रस्मी जुमला नहीं है। स्वीटी ने कहा, महफिल में बैठकर महफिल की ज़ुबान बोलनी चाहिए। तुम लोगों ने ये कौन सी ज़ुबान शुरू कर दी है? हम वो ज़ुबान बोल रहे हैं जिसे पहले हिंदुस्तान से निकाला गया, फिर बांग्लादेश से निकाला गया, अब तुम इस महफिल से निकालना चाहती हो। फर्नांडो ने कहा, भाई बातें भी करते जाओ और खाते भी जाओ। स्वीटी ने अपनी जगह से उठकर कहा, मुझे भूख नहीं, अली मेरे साथ चलो। पारस ने कहा, जरा अपने लहजे पर गौर करो, तुम ऐसे कह रही हो जैसे मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूं। तुमने मेरे साथ रात का खाना खाने का वादा किया था, ये रात का ही खाना है और तुम इसे छोड़कर उठ रही हो, मगर हम तन्हाई में खाना चाहते थे। मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। इस महफिल से खाने के बगैर उठना तहजीब के खिलाफ है। प्लीज़ बैठ जाओ। मैं नहीं बैठूंगी। अगर तुम इसी तरह उठकर जाओगी तो तुम्हारी ही इंसल्ट होगी, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। हाँ हाँ, क्यों मेरा साथ दोगे? एक हसीन लड़की जो देख ली है, क्या मैं किसी से कम हूं? तुमने अब तक जितनी हसीन लड़कियां मुझे रिझाने के लिए पेश की, वो भी किसी से कम नहीं थी। तुम्हें कब अकल आएगी? तुमने अपनी दौलत की चमक दिखाकर मुझे हासिल करना चाहा, फिर मेरे पीछे गुंडे लगा दिए। जब मैं किसी तरह तुम्हारे हुस्न के जाल में फंस ना सका तो तुमने ताश की बाजी खेली, उसमें भी हार गई। ये मेरी शराफत और इंसान दोस्ती है कि इतना कुछ होने के बावजूद तुम्हारे बाप को कारोबारी नुकसान से बचा रहा हूं। तुम अपनी जिद और गुरूर में यह भूल रही हो कि तुम्हें कम अज कम कारोबारी अंदाज में यहां बैठना चाहिए। अपने बाप को फायदा पहुंचाने के लिए हम सबके साथ मोहब्बत और मुस्कुराहट से काम लेना चाहिए। कारोबारी अंदाज में मुस्कुराने वाली औरतें बाजारी होती हैं और मैं ऐसी नहीं हूं। बेशक वो तो तुम्हारी वीडियो फिल्म से जाहिर है। वो एकदम से तिलमिला गई, होंठों को दांतों से चबाती रही, गुस्से से पारस को देखती रही, फिर एक झटके से पलट कर जाने लगी। जाने का अंदाज ऐसे ही धीमा धीमा सा था, जैसे पारस आवाज देगा तो वो पलट कर जरा नखरे दिखाएगी, फिर आ जाएगी। लेकिन वो खामोश बैठा रहा। आखिर वो नजरों से ओझल हो गई। फर्नांडो ने पूछा, ये तुमसे कहाँ टकरा गई थी? क्या बताऊं, पेरिस से आते वक्त जहाज में मुलाकात हुई थी, तब से पीछे पड़ गई है। खुदा करे अब पीछा छोड़ दे। फर्नांडो ने कहा, बेटे इससे पीछा छुड़ाना कौन सी मुश्किल बात है? मैं तो तुम्हारी आमद की खुशी में इसके बाप को फायदा पहुंचाने का वादा कर चुका हूं। अगर इसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इसके बाप का सारा कारोबार चौपट कर दूंगा, उन्हें फुटपाथ का भिखारी बना दूंगा। बहरहाल इसे जहन्नुम में जाने दो। अब तुम हमारे साथ रहोगे। अंकल, मैं जानता हूं आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये ना भूलें कि इंटेलिजेंस वाले आपके पीछे पड़े रहते हैं। आपके करीब जो भी आता है उसके मुतल्लिक छानबीन शुरू हो जाती है। क्या आपने एक बुरी खबर सुनी है? वह चौंक कर बोला, कैसी खबर? सुपर मास्टर ने टेलीपैथिक इल्म हासिल कर लिया है। अब तो इंटेलिजेंस वालों के लिए और आसानियां पैदा हो गई हैं। अगर वो मेरे मुतालिक सिर्फ इतनी रिपोर्ट पेश कर दें कि मैं आपके साथ इस मेज़ पर बैठकर खा रहा हूं, तो सुपर मास्टर फौरन आपके दिमाग में पहुंचकर मेरे मुतालिक पूरी तफसीलात मालूम कर लेगा। ओह गॉड, ये तो बुरी से भी ज़्यादा बुरी खबर है। मैं तुमसे अभी मिलूं और अभी तुम्हें रुखसत कर दूं, मेरा दिल कभी ये नहीं मानेगा। मेरा ये अरबों डॉलर का फैला हुआ कारोबार आखिर किसके काम आएगा? आप जज्बाती हो रहे हैं। अगर मैं जज्बाती होता तो ये जज्बात बहुत पहले ख़त्म हो चुके होते। जब तुम छोटे से थे तभी मैंने फैसला कर लिया था, अगर तुम्हारे और फेरी के दरमियान अंडरस्टैंडिंग होगी तो मैं सारी दौलत और जायदाद तुम्हारे नाम लिख दूंगा, और अगर तुम्हारे मजाज एक दूसरे से मुख्तलिफ हुए तो अपना सब कुछ तुम दोनों में आधा आधा तकसीम कर दूंगा। पारस ने हंसते हुए कहा, अभी तो मैं दूध पीता बच्चा हूं। आप मेरी शादी और मेरे नाम अपनी जायदाद की मुंतकिली के मुतल्लिक कभी ना सोचें। ठीक है, ये वक्त के साथ साथ होता रहेगा, लेकिन मैं तुम्हें कहीं दूसरी जगह कैसे जाने दूं? पूरे अमेरिका में मेरा कारोबार फैला हुआ है। हर बड़े शहर के फ्लाइंग क्लब में मेरे 1-2 हेलीकॉप्टर मौजूद होती हैं। हर जगह मेरे बंगले और एयर कंडीशन कारें हैं। ये सब कुछ तुम्हारे काम नहीं आएगा तो फिर इनका फ़ायदा क्या है? तुम्हें यहाँ रहकर ना जाने कैसे कैसे ज़रा इख्तियार करने की ज़रूरत पेश आएगी। यह सब कुछ मैं कर सकता हूँ। फेरी ने कहा, अंकल आपकी बातों से अंदाज़ा हो रहा है कि मिस्टर अली मुराद दर हकीकत कौन है? फेरी ने पारस को देखा। पारस ने जल्दी से नज़रें चुरा लीं। उसकी खूबसूरत गजाली आंखें दिल को धड़का देती थी। वो बोली, क्या तुम अंकल फरहाद के बेटे हो? बस बात में सर हिलाकर रह गया। उसे कतराने के लिए फर्नांडो को मुखातिब करते हुए बोला, आपके पास जो कुछ है वो मेरा ना सही फेरी का ज़रूर है। अगर कभी तकदीर ने इजाज़त दी तो आपसे ज़रूर हर तरह की मदद हासिल करूंगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, मेरा आप लोगों के साथ रहना मुनासिब नहीं। फर्नांडो ने मेज़ पर झुककर आहिस्तगी से कहा, बेटे ये बात तो अब इंटेलिजेंस वाले दूर तक पहुंचाएंगे कि एक खूबरू नौजवान मेरी मेज़ पर बैठा खाना खा रहा था और बेतकल्लुफ़ी से गुफ्तगू कर रहा था। जब बात खुली गई है तो मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? अंकल बात खुल गई है इसलिए जा रहा हूँ। यहाँ से जाते ही अपनी शनाख्त बदल दूंगा, पासपोर्ट बदल जाएगा, नाम बदल जाएगा, चेहरा भी बदल जाएगा। अच्छी बात है, मैं तुम्हारे बाप से बात करूंगा और ऐसा कोई रास्ता निकालूंगा कि तुम हमसे मिलने के बाद फिर कभी जुदा ना हो सको। वो तीनों उठकर खड़े हो गए। फर्नांडो ने उसे मुसाफिर करते हुए कहा, फेरी तुम्हें घर तक छोड़ाएगी, मैं किसी टैक्सी में चला जाऊंगा। कैसी बातें करते हो? फर्नांडो का बेटा और टैक्सी में जाए? फेरी ने कहा, शायद तुम मेरे साथ जाना नहीं चाहते। कैसी बातें कर रही हो भाई, मैं कोई गलतफहमी पैदा नहीं करना चाहता। चलो मुझे घर तक छोड़ाओ। वह मुस्कुराती हुई उसके साथ हो गई, वहां से जाने लगी। फर्नांडो बड़ी हसरत और मुसर्रत से दोनों को शाना बशाना जाते हुए देख रहा था। फिर उसने सोच के जरिए कहा, अबे ओ फरहाद के बच्चे,
मेरी जिंदगी के हसीन तरीन लम्हात में कहाँ गायब है? जरा मेरे दिमाग में और देख, कितना खूबसूरत जोड़ा मेरी निगाहों के सामने है। देख, मैं तुझे साफ तौर पर कह रहा हूँ, ये मेरा पहला और आखिरी फैसला है। मैंने इसी लम्हे से तुम्हारे बेटे को दामाद बना लिया है। वो दोनों एक रोल्स रॉयस के सामने पहुंचे। फेरी उसके लिए दरवाज़ा खोलना चाहती थी। उसने हाथ पकड़कर कहा, यह गलत बात है। एटिकेट के मुताबिक मर्द औरत के लिए दरवाज़ा खोलता है। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। फेरी ने कहा, लेकिन मैं ड्राइव करूंगी। क्या ये शहर तुम्हारे लिए अजनबी नहीं है? हाँ, पहली बार आया हूँ, लेकिन यहाँ के मुताल्लिक अच्छी खासी मालूमात हो गई हैं। वो अगली सीट पर बैठ गई। पारस ने दरवाज़ा बंद किया, फिर दूसरी तरफ घूमकर स्टीयरिंग सीट संभाली। उसे पार्क एरिया से निकालकर मेन रोड पर आ गया। फेरी ने पूछा, तुम्हारा नाम पारस है? हाँ, पारस तुम? मेरे एक और भाई है, उसे पारस अव्वल कहते हैं। तुम दोनों के नाम पारस क्यों है? दरअसल ये फैसला नहीं हो रहा कि हम दोनों में से कौन फरहाद अली तैमूर की औलाद है। फेरी ने कहा, जाहिर है दो में से कोई एक होगा, लेकिन दूसरे का क्या होगा? यह भी जाहिर है दूसरा लावारिस होगा। उसके माँ बाप का नाम पता ठिकाना कुछ मालूम नहीं हो सकेगा। वो एक सर्द आ भर कर बोली, बहुत से लावारिस ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छे वालिदैन का साया मिल जाता है। मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम भी लावारिस हो? मैं यही कहना चाहती हूँ। पारस ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसी बातें कर रही हो? हम अच्छी तरह जानते हैं तुम किंग फर्नांडो की भतीजी हो। आज से कोई 18 बरस पहले किंग फर्नांडो की भतीजी एक हॉस्टल में रहकर तालीम हासिल करती थी। उन्हीं दिनों उसे एक नौजवान से मोहब्बत हो गई। ये मोहब्बत बढ़ते बढ़ते शादी के मरहले तक पहुंचने वाली थी। वह चाहती थी कि किंग फर्नांडो को अपनी मोहब्बत के बारे में सब कुछ बता दे और उस नौजवान को भी फर्नांडो के सामने ले जाए, लेकिन अचानक पता चला वो शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। पारस ने कहा, बेचारी के साथ जबरदस्त धोखा हुआ। मुझे जहां तक याद आता है उसकी भतीजी का नाम भी फेरी था। हाँ, उसी की याद ताज़ा रखने के लिए मुझे फेरी कहा जाता है। उस शादीशुदा आशिक से ताल्लुकात के नतीजे में वो उसकी बेटी की माँ बन गई। उसने बदनामी से बचने और अपने अंकल को बदनामी से बचाने के लिए बच्ची के साथ कमरे में बंद होकर खुद को आग लगा ली। वो उस बच्ची के साथ ही जल मरना चाहती थी, लेकिन कुदरत ने खताकार को सजा दी। उस जलने वाली को कोई न बचा सका और जो बच्ची बेकसूर थी वो किसी न किसी तरह बच ही गई। पारस ने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। वो रो रही थी और रुमाल से आंखें पहुंच रही थी। पारस ने कहा, यह क्या पागलपन है भाई, तुम तो बहुत कमजोर लड़की हो। वो कुछ ना बोली। पारस ने कहा, मेरी तरफ देखो। उसका सर झुका हुआ था। उसने सिर्फ नजरें उठाईं। पारस का दिल धड़कने लगा। वो आंखें आंसुओं से धुलकर कुछ और दिलनशी हो गई थी। वो सोचने लगा, मैंने ख्वामखा इसे अपनी तरफ देखने के लिए कहा। इंसान खुद ही गिरफ्तार होने की हमाकत कर बैठता है। मेरे सामने एक बहुत तवील पुरखतर रास्ता है, कोई मंजिल नहीं है। फिर मैं क्यों गिरफ्तार हो रहा हूँ? नहीं, मुझे इससे बचकर निकल जाना चाहिए। उसने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर तक दोनों के दरमियान खामोशी रही। पारस ने सोचा, मैंने उसे अपनी तरफ देखने के लिए कहा था, मुझे कुछ कहना चाहिए था। ये क्या सोच रही होगी? फिर उसके दिल पर एक बोझ है, उसे उतार देना चाहिए। यह सोचकर उसने कहा, तुम लावारिस नहीं हो। वह फिर एक सर्द आ भर कर बोली, हाँ, जैसे तुम में से कोई पारस लावारिस है और कोई नहीं है। ऐसी बात नहीं है। देखो ना, तुम किंग फर्नांडो की भतीजी की बेटी हो। मेरा बाप कौन है? वही शख्स जिसने तुम्हारी माँ को धोखा दिया। लेकिन वह कौन था? कोई आज तक उसे तलाश ना कर सका। उसका नाम तक मालूम ना हो सका। क्या लावारिस उसे ही नहीं कहते जिसके बाप का कोई नाम ना हो? पारस विंड स्क्रीन के पार देखते हुए बोला, कभी इंकशाफ होगा कि मेरे बाप का भी नाम नहीं मालूम, तब मैं तुम्हारी तरह आंसू नहीं बहाऊंगा। तुम मर्द हो। औरत भी फौलाद बन सकती है अगर वह बनना चाहे। क्या तुम मेरी एक बात का यकीन करोगे? जरूर करूंगा, बोलो। मैंने आज तक कभी एक आंसू नहीं बहाया। ये मालूम होने की बात भी कि मेरी पैदाइश किन हालात में हुई है, मैं तलखी से मुस्कुरा कर रह गई। आज तुम्हारे सामने बेख्तियार आंसू निकल गए। पहले तो मैं खुद हैरान हुई, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर समझ में आया, मैं तुम्हें अपने आंसू दिखाना चाहती हूँ। शायद मैं ये चाहती हूँ कभी तुम्हारे बारे में ऐसा ही कोई इंकशाफ हो तो मैं बेख्तियार तुम्हें याद आ जाऊँ। वो खामोश रहा। उसकी समझ में न आया कि ऐसे वक्त क्या कहना चाहिए। वो अंदर ही अंदर कश्मकश में मुब्तला था। अपनी बेपनाह संजीदगी और खुश्क मिजाजी के नतीजे में सोचता रहा, ये सब बकवास है। ना जाने मेरी जिंदगी में ऐसी कितनी रोती मुस्कुराती हुई लड़कियां आएंगी। मुझे किसी से मुतासिर नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं क्यों मुतासिर हो रहा हूँ? ये कौन सा जज्बा है? ये कैसी कशिश है? क्यों मैं अपने असूलों से हट रहा हूँ? वो आहिस्तगी से बोली, क्या तुम्हें घर जाने की जल्दी है? वो पीछा छुड़ाने के लिए कहना चाहता था, हाँ, मुझे फौरन घर पहुंचना है, लेकिन वो बोलते बोलते लड़खड़ा गया, नहीं, कोई जल्दी नहीं है। क्या तुमने चांदनी रात में कभी दरिया की सैर की है? कभी इसका मौका नहीं मिला। तुम इस मुल्क में, इस शहर में हमारे मेहमान हो। मुझे मेज़बानी का मौका दो। मैं तुम्हें दरिया की सैर कराना चाहती हूँ। हमें कहाँ जाना होगा? बैटरी पार्क चलेंगे, वहाँ हमारी ज़ाती मोटर बोट है। फिर हम जजीरा एलिस जाएंगे। मैं दुनिया देखने के लिए बाबा साहब के इदारे से निकला हूँ। मामा से भी ये कहा था कि जिस काम को जा रहा हूँ अब तो वो नहीं हो सकेगा। किस काम के लिए आए थे? ये एक लंबा चक्कर है। ट्रांसफार्मर मशीन का मामला है। मैं उसका नक्शा गायब करना चाहता था, लेकिन यहाँ तो मशीन मौजूद है। नक्शे की कोई अहमियत नहीं होगी। अब तो रावी चैन लिखता है और तकदीर ने तुम्हारे पास पहुंचा दिया है ताकि मुझे सैर तफरी करा सको। फेरी ने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए, फिर राब्ता कायम करते हुए कहा, मैं फेरी बोल रही हूँ, रिसीवर अंकल को दो।
ज़रा देर बाद ही किंग फर्नांडो की आवाज़ सुनाई दी। हेलो माय डॉटर, क्या हाल है? क्या पारस तुम्हारे साथ है? जी हाँ, हम दोनों बैटरी पार्क जा रहे हैं, वहाँ से दरिया की सैर का इरादा है। आप फ़ौरन हमारे लिए मोटर बोट रिजर्व करा दें। वो अभी रिजर्व हो जाएगी, उसमें तुम दोनों की ज़रूरियात का सामान मौजूद होगा। क्या वो कार तुम ड्राइव कर रही हो? जी नहीं, पारस ड्राइव कर रहे हैं। उससे कहो तुम कार ड्राइव करोगी और वो आराम से बैठकर ट्रांसमीटर के जरिए मुझसे गुफ्तगू करेगा। पारस ने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। दोनों ने अपनी जगह बदल दी। अब वो फेरी कार ड्राइव कर रही थी और वो उसकी सीट पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ। उसने अपने ट्रांसमीटर को ऑपरेट किया, फिर कहा, मैं अली मुराद बोल रहा हूँ। अंकल, आपको टेलीफोन पर मेरा नाम नहीं लेना चाहिए था। ओह सॉरी, मुझसे भूल हो गई थी। तुम दोनों के लिए मोटर बोट रिजर्व हो चुकी है। उसके डैशबोर्ड में रिवॉल्वर और कारतूस भी रखे हुए हैं। एक बात याद रखो, इस बोट को कहीं भी साहिल के पास रोको तो सिर्फ उसे लॉक ना करो, बल्कि उसके इंजन का एक पुर्जा भी खोलकर अपनी जेब में रख लो। यहाँ अक्सर प्राइवेट कश्तियाँ चोरी होती रहती हैं। अच्छी बात है, मैं ये एहतियाती तदबीर करूँगा। एक बात मुझे खटक रही है, अगर इंटेलिजेंस वालों ने तुम्हें मेरे साथ देखा है तो वो तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल करने की फिक्र में होंगे। तुम नहीं जानते, यहाँ फेरी को मेरी भतीजी की हैसियत से कोई नहीं जानता। इसके पीछे एक लंबी दास्तान है जो किसी वक्त सुनाऊंगा। फेरी ने मुझे सारी बातें बता दी हैं। और यह लड़की बड़ी जल्दबाज है और बहुत ही मासूम है, किसी को धोखा देना नहीं चाहती। क्या तुम इससे नफरत करोगे? आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आप हमारे खानदानी राज नहीं जानते? क्या आप ये नहीं समझते कि किसी दिन मेरे मुतल्लिक भी ऐसा इंकशाफ हो सकता है? नहीं बेटा, खुदा न करे ऐसा हो। मेरी दुआ है एक दिन तुम फरहाद के बेटे साबित हो सको। आप इंटेलिजेंस वालों के मुतल्लिक कुछ कह रहे थे। हाँ बेटे, मैंने फेरी को अपने से दूर रखकर उसकी परवरिश की है। मैं सख्त उलझन में था कि इससे अपना रिश्ता क्या जाहिर करूं और किस तरह समाज में इसकी कोई पोजीशन बना सकूं। आखिर मैंने सोचा मेरी भतीजी की मौत को 16 बरस गुजर चुकी है, दुनिया वाले शायद उसे भूल चुके हैं। यूं भी वो सोसाइटी में ज़्यादा मकबूल नहीं थी। ये सोचकर मैंने फेरी को अपनी भतीजी बना लिया और यही बयान दिया कि यह पाकिस्तान और भारत में रहकर एक किताब लिख रही थी। बहुत अरसे बाद मुझसे मिलने आई है। ये बात मैंने अपने चंद खास लोगों को बताई है। ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला बयान नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इंटेलिजेंस वाले भी फेरी को मुझसे मंसूब नहीं कर सकते। मैं आपकी बात किसी हद तक समझ रहा हूँ, लेकिन इंटेलिजेंस वालों ने अगर होटल में आपके साथ मुझे देखा है तो फिर फेरी के साथ भी देखा है। यही तो कहने जा रहा हूँ, फेरी के साथ तुम्हें देखने के बावजूद वो इसके मुतल्लिक कुछ नहीं जानते। जिस तरह तुम्हारे बारे में बिल्कुल नई तहकीकात होंगी, इसी तरह फेरी के सिलसिले में भी होंगी। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि जिस तरह तुम अभी अपना पासपोर्ट और अपनी शनाख्त बदलने जा रहे हो, इसी तरह फेरी की भी शनाख्त बदल दी जाए और इसका नाम बदल दिया जाए? यानी अब फेरी आपसे दूर रहा करेगी? हाँ, मेरे साथ रहेगी तो ख्वामख्वाह कानूनी गिरफ्त में आती रहेगी। मैं तो इन कानून के मुहाफिजों से निमटता आ रहा हूँ। वो इस मामले में बिल्कुल कोरी है, ख्वामख्वाह परेशान होती रहेगी। लेकिन यह अकेली कहाँ भटकेगी? इसकी फिक्र न करो, मेरे ज़राए बहुत वसी हैं। अगर वह इस मुल्क से निकल जाना चाहे तो बहुत अच्छी बात होगी। फ्रांस हमारा मुल्क है, वो पेरिस पहुंचेगी तो वहाँ मेरे ज़राए भी काम आएंगे और तुम्हारे पापा वगैरह भी मौजूद हैं। बहरहाल मैं नहीं जानता कि फेरी सिलसिले में क्या फ़ैसला करेगी या तुम दोनों मुतफ़िक़ा तौर पर किस नतीजे पर पहुँचोगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी फ़ैसला करो मुझे इससे आगाह न करना और ना ही मुझे अपनी नई शनाख्त बताना, ताकि वो टेलीपैथी जानने वाला सुपर मास्टर चुपचाप मेरे दिमाग में आकर तुम लोगों के बारे में कुछ मालूम ना कर सके। पारस समझ रहा था कि तवक्को के बिल्कुल ही खिलाफ फेरी की जिम्मेदारी उसके सहारा आ रही है। वह हैरान था कि तकदीर उसके साथ क्या तमाशे कर रही है। उसे एक बहुत ही भोली भाली, बहुत ही खूबसूरत लड़की के पास ले आई है। वो इससे दूर जाना चाहता है, लेकिन हालात उसे और करीब करते जा रहे हैं। वो फेरी के सिलसिले में कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करना चाहता था और इनकार भी नहीं करना चाहता था। उसकी अजीब हालत हो गई थी। ट्रांसमीटर से किंग फर्नांडो की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अगर फेरी के सिलसिले में तुम कोई परेशानी महसूस करो तो इसे अपने पापा के पास रवाना कर देना। जब वो तुम्हारे वालिदैन के साए में पेरिस पहुंच जाएगी तो मैं यहाँ इत्मीनान से रह सकूंगा। फिलहाल ये हमारी आखिरी गुफ्तगू है। हालात ने इजाज़त दी तो फिर मिलेंगे, दैट्स ऑल। राब्ता ख़त्म हो गया। उसने ट्रांसमीटर को जेब में रख लिया, फिर विंड स्क्रीन के पार देखने लगा। दोनों थोड़ी देर तक खामोश रहे। फिर वो बोली, मैं तुम्हारे लिए मुसीबत बन गई हूँ? वो चौंक कर बोला, नहीं तो मुसीबत कैसी, बल्कि मैं तुम्हारे लिए मुसीबत हूँ। देखो ना मेरी खातिर तुम अपना वक्त ज़ाया कर रही हो, मुझे दरिया की सैर कराने ले जा रही हो। मैं वादा करती हूँ सैर व तफरी के बाद तुम्हें घर पहुँचाऊंगी। इसके बाद कभी मुलाकात नहीं करूंगी। मैंने अंकल की बात सुन लिया, वो चाहते हैं मैं पेरिस चली जाऊँ, यही बेहतर है। अगर कल की फ़्लाइट में सीट मिल गई तो मैं कल ही चली जाऊँगी। वो चुप रहा, सोचने लगा, आखिर ये लड़की है क्या चीज़, मेरी मुस्तकिल मिजाजी को कमज़ोर बना रही है। जाती है तो चली जाए, मुझे अपनी कुव्वत इरादी से काम लेना चाहिए, सख्त बन जाना चाहिए, पत्थर हो जाना चाहिए।